क्या है तो कुछ लेना देना नहीं, चाहे थर्सडे हो चाहे संडे हो चाहे ट्यूजडे हो, कभी भी जब मन किया तब मंगा लिए मीट मछली। लेकिन लोग मन खाते को नहीं खाते, उनको खाना जरूरी है। उनका सिद्धांत एकदम वो अपने विचार पे चलने वाले हैं। कौन? हमारे फादर जो है वो अपने विचार पे चलने वाला है। हालांकि बाद में बड़ी परेशानी होती है। लेडीज लोगों को परेशानी तो होता ही है। लेडीज को ही नहीं, खुद भी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। समय बदल जाता है, लोग बदल नहीं पाते हैं, बाद में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं बदले हुए समय। चलिए, अपना अपना जीवन का तरीका है। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी द न्यू चैप्टर, that is why do we fall ill. So this is chapter basically about the health and how our health is affected by different factors that make us ill. Okay, so in this chapter we will try to understand the health. What is health? What is the basic concept of health? Why, how a person is considered healthy, और why a person is considered healthy. क्यों किसी को मानते हैं कि हाँ ये स्वस्थ है, और उनमें किन चीज़ों को देखा जाता है स्वस्थ होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि हम बीमार होते हैं, वी आर इल, वी आर सिक। और बीमारी, सिकनेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सिकनेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे आपका मन नहीं लग रहा है, बेचैन है, तो ये भी एक परेशानी है। दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट, मे बी नॉट अ डिजीज बट एन एलिमेंट। एक परेशानी है कि आज मन नहीं ठीक लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। दैट ऑल्सो इज ड्यू टू सम रीजन्स, और यू आर फीलिंग समथिंग बैड इन योर माइंड ड्यू टू सम रीजन। क्योंकि आपने तो कल देखा कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल भी होना चाहिए, यानी शरीर जो है, फिजिकल जो ये आपका शरीर है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, डाइजेशन ठीक नहीं है, ठीक है। दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉब्लम्स related to your body. Then mental, relating to mind, relating to your thoughts, relating to your behavior. तो मेंटल वेलबींग भी होना चाहिए कि आप दिमागी रूप से ठीक होने चाहिए, आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, आप परेशान नहीं हैं, आप चिड़चिड़ाए हुए नहीं हैं। क्योंकि क्या है, अब आप नॉर्मली, कोई एक आदमी नॉर्मल मूड में होता है, उससे आप बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो वो भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। जैसे हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? आप कैसे हैं भाई? कम ऑन, लेट्स हैव अ टी। ओके, लेट्स हैव अ टी। तो ही रिस्पॉन्ड्स प्रॉपरली। और दूसरी तरफ उसका मूड खराब है, आपका हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? हे, व्हाई आर डूइंग दिस बुलशिट, गो अवे। ही कैन से, जाओ अपना काम करो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तो द रिएक्शन इज चेंज्ड. He might react in some unexpected way. Why? Because he is not mentally well that time. So that is also a part of health. That is also a part of health. ये कभी कभी कुछ समय के लिए हो सकता है, तो वो हम कहते हैं अरे भाई अभी मूड ठीक नहीं है, जाओ बाद में मिलेंगे। अभी मूड ठीक नहीं है। मूड क्यों नहीं ठीक है? बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, समथिंग इन माई माइंड, आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, or something bad has happened, or some bad news has come which has affected our mental well-being. दिमागी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है किसी चीज ने, कोई बुरी खबर है, कोई घटना है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती, कोई बुरा अनुभव हो सकता है। और फिर है सोशल वेलबींग, कि ही, a person must be having a proper relationship in the society. Even that is necessary.
आपको किसी ऐसे जगह रहने कह दिया जाए जहां सारे लोग आपसे बड़ा अजीब बर्ताव करते हैं, तो विल यू बी एबल टू लिव प्रॉपरली देयर? नो, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल, सामाजिक पशु है एक आदमी। ही कैन नॉट लिव आइसोलेटेड, अकेला नहीं रह सकता है आदमी, ये उसका नेचर नहीं है। दिस इज द आवर फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये माना जाता है कि आदमी एक सामाजिक पशु है, अकेले नहीं रह सकता है। सो ही हैज टू लिव इन अ सोसाइटी, ही हैज टू लिव विथ अदर्स, और व्हेन ही लिव्स विथ अदर्स देयर मस्ट बी अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ अदर्स। ठीक है, तो ये है हमारा ठीक है, समाज में भी आपको कोई भी आदमी, एनीवन, ही वांट्स टू लिव विथ डिग्निटी, he wants to have love, he wants to have affection, he wants to have care, he wants to have responsibility from others. And if he doesn't get this, he is not healthy. भीमराव अंबेडकर जिंदगी भर इतना परेशान किस ले रहा, और लास्ट में क्या बोला कि मैं पैदा हुआ था हिंदू, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहता। आई विल नॉट डाई ए हिंदू, आई वॉज बोर्न ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई ए हिंदू, मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। एंड ही कन्वर्टेड हिज रिलीजन टू बुद्धिज्म। व्हाट वाज द कॉज? क्या कारण था? द कॉज वॉज द फ्रस्ट्रेशन दैट ही हैड टू सफर ह्यूमिलिएशन फ्रॉम हिज फेलो हिंदूज। जो और साथी हिंदू थे, जो लोग थे, जो समाज था, वो उनको सम्मान नहीं करता था। प्रॉपर रेस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्ड ही डिड नॉट हैव फ्रॉम हिज कलीग्स, फ्रॉम द फेलोज। सो ही वॉज ऑलवेज फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, फ्रस्ट्रेशन, एंड ही ट्राइड ऑल हिज डेस्परेट मेजर्स टू चेंज दिस। उन्होंने अपने हाथ में, अख्तियार में जितने भी तरीके थे उसको कोशिश किया इस समाज को बदलने का। बट यू नो, अ मैन कैन नॉट चेंज अ सोसाइटी। एक आदमी समाज नहीं बदल सकता है। यही बात उनको गांधी जी ने कही कि देखिए, आपकी बात सही है, आपका सब कुछ कहना सही है, जो सही बात है तो सही है, बट व्हाट कैन वी डू? वन पर्सन कैन नॉट चेंज द सोसाइटी। Although he said, he promised him that I will dedicate my life to reforming this society. उन्होंने कहा कि मैं आज से सारा अपना जीवन इस समाज को बदलने में, सुधारने में लगाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। एंड ही डिड दैट, बट स्टिल द सोसाइटी इज सेम। हम आके चले गए, सब आके चले गए, फिर भी ये समाज वैसा ही है। आज भी वही भेदभाव, वही डिस्क्रिमिनेशन, वही बहुत सारे पाप, विकार बहुत सारे हैं, एंड दे आर मे बी मेंट टू बी, होना ही है, भगवान ने ऐसा प्रकृति बनाया। तो अंबेडकर वॉज फ्रस्ट्रेटेड, उन्होंने बहुत कोशिश किया हर तरह से, और इसीलिए आपका पूना पैक्ट जो हुआ है, तो इट वॉज फॉर दिस। अंबेडकर ने कहा कि नहीं, अब हम लोग को इस समाज में नहीं इज्जत मिलता है, तो हम लोग अलग से अपना राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, हमें अलग सीट चाहिए हर जगह असेंबली में। यस, गांधी ने कहा कि देखो, इस तरह से समाज टूट जाएगा, और समाज को तोड़ के हम समाज का भला नहीं कर पाएंगे। अगर आप समाज ही अलग कर देंगे तो उसमें फिर समाज की बात कहाँ रह जाती है? तो अगर हमें समाज को सुधारना है तो उसे एक रखते हुए ही सुधारना होगा, क्योंकि फिर आप अलग हो जाएंगे तो वो लोग, और देखिए हुआ भी वही। दो ही वॉज मिसलेड इन हिज फ्रस्ट्रेशन। धर्म बदल लेने से क्या हो गया? धर्म बदल लेने से उनको लोग कहते हैं कि ठीक है, वो हिंदू ना होके बौद्ध हो गए, बहुत लोग उनके साथ बौद्ध हो गए, उनको लोग आज वैसे ही ट्रीट करते हैं। आप हिंदू रहिए या कुछ रहिए, आप हिंदू ना रहिए, मुसलमान हो जाइए, ईसाई बदल लीजिए, कुछ बदल लीजिए, लेकिन लोगों की जो भावना है, जो आपको किसी तरह का अगर अपमान की भावना से देखते थे, तो वो तो वही फीलिंग है।
तो कहां कोई बदलाव हुआ धर्म बदलने से? धर्म बदलने से तो बदलाव, दैट आई कैन नॉट से, कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बदलाव हुआ। और कहते भी है, लोगों का अनुभव, मैं मिला हूं लोगों से, आई हैव मेट सो मेनी पीपल एंड दे से कि भाई धर्म बदल लेने से क्या होता है? जिसको कल लोग अछूत मानते थे आज भी उसको अछूत मानते हैं। भले आप हिंदू न थे आज बौद्ध हो गए, कोई भी धर्म हो गए। तो बदलना तो लोगों की सोच को था ना, बदलना लोगों की सोच को था, जो उनकी गलत सोच थी उसको बदलना था। और अंबेडकर ने बहुत कोशिश किया इस मामले में, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, एक आदमी कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, एक मुहावरा है। तो देयर इज अ लिमिट टू अ मैन्स कैपेसिटी, अ मैन्स एंटरप्राइज, कि भाई अब ठीक है, उन्होंने जितना अपना कर सकते थे किया, लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर धर्म छोड़ दिया, बोले अब इस धर्म में, ही रियलाइज कि ये लोग बदलने वाले नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, ये समाज बदलने वाला नहीं है, आई हैव ट्राइड टू माई बेस्ट। सो अल्टीमेटली ही थॉट ऑफ चेंजिंग द रिलीजन, कि कोई धर्म बदल लेना ही ठीक है, इस धर्म में तो संभव नहीं है। दैट गांधी ने बहुत पहले ये बात बोले थे, ठीक है। वो कहते थे जाति व्यवस्था को खत्म कर दो, अंबेडकर बोले गांधी कैसे खत्म हो जाएगा, जो हजारों साल से चली आ रही व्यवस्था उसको आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम उसमें सुधार लाने की, बदलने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं वो करूंगा अपने जीवन भर। और उन्होंने किया। तो उन्होंने हरिजन सेवक संघ और बहुत सारे संघ इस तरह के इस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा कि ये अछूत नहीं है, दे आर हरिजन, दे आर द पीपल ऑफ द गॉड, एंड दैट इज ट्रू, आई बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बट हमारे दिमाग पर कुछ पर्दा चढ़ जाता है, तरह तरह का क्या कहें, बेवकूफ़ी बैठ जाती है लोगों के दिमाग में, एंड दे स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग। अरे भाई, सब पैदा हुए और सब जाएंगे, हर कोई वैसे ही पैदा हुआ। पैदा होने का कोई विशेष तरीका अलग होता है क्या? सब वैसे ही पैदा होते हैं, एक ही तरीके से आप औरत पैदा करती है बच्चे को, सब वैसे ही पैदा होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? बट मैन इन हिज इग्नोरेंस ही थिंक्स, अरे वो गोरा है, मैं काला हूं, वो ये है, वो है। भेदभाव बहुत सारे हैं जो हम देखते हैं इस जीवन में, दुनिया में। सो चलिए, थोड़ा डाइवर्शन हो गया, बट आई वांटेड टू से कि भाई वर अंबेडकर एंड सो मेनी अदर पीपल, दे वर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज सोशल वेलबींग वॉज नॉट देयर। सामाजिक रूप से उनका स्वास्थ्य नहीं था। समाज में लोगों को एक उचित तरीके से उनको सम्मान या उचित जो उनका हैसियत होता है समाज में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था, नहीं दे रहे थे। तो दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट हैप्पी। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं बता कि हेल्थ जो है उसके कई एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। सामाजिक रूप से भी आखिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई क्यों शुरू हुई? एक बात बताइए, अंग्रेजों के खिलाफ क्यों शुरू हुई स्ट्रगल? बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट हैप्पी सोशली। भाई, भेदभाव किया जाता था, यहां भारतीय नहीं आ सकते, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसा लिख देते थे। तो भारतीयों को अपमानित लगता था। गांधी को ट्रेन से उतार दिया अफ्रीका में, यू कैन नॉट ट्रेवल इन दिस कंपार्टमेंट, दिस इज फॉर अपर क्लास सिटीजन्स। उन्होंने कहा भाई मैं टिकट तो लिया हूं फर्स्ट क्लास का, अब क्या है अपर क्लास सिटीजन का? बोले नो, कोई भी कलर्ड आदमी अपर क्लास नहीं हो सकता है। बोले मैं अटॉर्नी हूं, वकील हूं, आई हैव स्टडीड फ्रॉम लंदन एंड दिस एंड दैट। बोले इस देश में कोई वकील कलर्ड नहीं देखा गया आज तक, तो तुम हो ही नहीं सकते। उनको उतार दिया, दो ही हैड अ टिकट। दैट हर्ट हिम, नॉट पर्सनली ओनली, बट थिंकिंग अबाउट द पेन ऑफ अदर्स, दैट पीपल वर सफरिंग इन साउथ अफ्रीका। जो काले, कहने के लिए काले कह रहे हैं, जो मतलब कलर्ड स्किन के जितने, और कलर्ड में सभी आ जाते हैं, इधर एशियंस जितने हैं वो सब कलर्ड ही स्किन है। तो
कोई थोड़ा सांवला है, कोई काला है, वो अलग अलग शेड हो सकता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जो भी लोग हों, और भी एशिया के हैं, जापान भी हैं। तो कहने का मतलब कि कलर्ड लोग जो वहां डिस्क्रिमिनेशन सफर कर रहे थे, ही रिलेटेड टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मासेस। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा जो अपमान सहा जा रहा था, बिकॉज देयर स्किन वॉज कलर्ड। वहां व्हाइट्स और कलर्ड का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसे एपर्थीड कहा जाता है, हिस्ट्री में बताया था। तो क्या था, पीपल वर फीलिंग ह्यूमिलिएटेड। आज देखिए अभी आपके लड़ाई चल रही है इसराइल फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन को क्या कहते हैं? फिलिस्तीन को क्या कहते हैं? वो है क्या, कौन सा कंट्री है? पैलेस्टीन, पैलेस्टीन या फिलिस्तीन कंट्री तो है, कंट्री ही है। हाँ, कहाँ पे? इजराइल के पास है भाई। अरे समझ लीजिए कि पटना है इजराइल, और बगल में कोई जिला समझ लीजिए वो है फिलिस्तीन, हाजीपुर। ऐसे ही सटे हुए हैं दोनों, एक दूसरे में जगह कब्जा कर रहे हैं, तो इसके लिए चल रहा है। वो कहता है मेरा जगह, वो कहता है मेरा जगह। सर इसका क्या हुआ सर, यूक्रेन रसिया वाला अभी तक चल ही रहा है? हाँ चल ही रहा है वो भी। खैर देखिए, पड़ोसियों की लड़ाई है। इसका युद्ध हुआ क्यों? हुआ इसलिए, रसिया में। देखिए रसिया को तोड़ा गया था अमेरिका की साजिश पर, ठीक है, कमजोर करने के लिए रसिया को। तो पुतिन जो है एक देशभक्त है, वो चाहता था कि हमारा देश जो टूटा है वापिस उसमें उसी तरह से, देखिए जैसे यहाँ नहीं हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है। आरएसएस क्या है, वही तोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस कहता है अखंड भारत की बात, कहता है कि नहीं पाकिस्तान वगैरह सब भारत ही है, क्यों टूट गया वो, हम उसको फिर से ले लेंगे। कैसे कर लेगा? कैसे कर लेगा की बात नहीं है, एक सोच है, एक सोच है। कहता है कि अखंड भारत जो था वो हम फिर से होना चाहते हैं, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बहुत सारा जो आसपास का है, हाँ हाँ, तो ये सब जो है हमारा भारत ही देश था, और इसमें से अलग हो गया है, तो उसको हम फिर से चाहते हैं कि वैसा ही हो जाए। तो ये सोच है। सब पहले देखिए, पहले आप पढ़े कहाँ है आर्यभट्ट और ये सब के बारे में, चलिए उसमें कौन सा बुक है सर इसका? क्या नाम क्या है? देखिए बुक के नाम की बात नहीं है, जो इनका कल्चर की बात है कि कल्चरली, कल्चर की बात है। फिर तो हम चले जाएंगे इंडोनेशिया वगैरह भी सब आ जाएगा भारत का हिस्सा, ठीक है, एक समय वो भी हिस्सा रहा है। कल्चर की बात होती है, कल्चर से कोई भी एरिया डिफाइन होता है। एक तरह का जो कल्चर है तो हम मानते हैं कि जैसे पहले क्या था, इसको कहा जाता था कि सिंधु के पार का क्षेत्र, तो एक कल्चर माना जाता था सिंधु नदी के इस तरफ, और सिंधु नदी के उस तरफ दूसरा कल्चर था। मतलब कि विदेश से और हाँ, भारत से बीच में सिंधु नदी ही था डेफिनेशन, सिंधु के इस पार के लोग और सिंधु के उधर के लोग, सब इस तरह से। हाँ, तो उसी तरह से हमारा कल्चर जो था और सिविलाइजेशन जो था फैला हुआ था। तो खैर मैं कह रहा हूं ये एक सोच होती है, ठीक है, इसी सोच के तहत हिटलर ने काम किया, ठीक है, इसी सोच के तहत अभी चाइना भी काम कर रहा है, चाइना भी कर रहा है अगल बगल के, इसी सोच के तहत रशिया भी, हाँ रशिया भी जो है इसी सोच, और रशिया पर तो हक बनता है क्योंकि भाई उसको तोड़ा गया, तोड़ा गया, अलग अलग 17 देश उससे बट के निकले, सोचिए, तो सबको मिलाएगा ना। हाँ, तो अभी उसका जो कोशिश है कि भाई ठीक है, एक सोच होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, और ना हम यहाँ से जज कर सकते हैं उसको सही या गलत, लेकिन भाई वहाँ की सोच है कि जो हम पहले थे, जो हमारा मेन रशियन कल्चर था, वो एरिया रशिया एक होना चाहिए, और ऐसी सोच रखने वालों का हेड है पुतिन, ऐसी सरकार का वहाँ, तो इसलिए ये धीरे धीरे अपना उन्हीं पुरानी चीज़ों को, उस कल्चर को, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका ने जो हमें बांट दिया, तोड़ दिया, अमेरिका ही तोड़ा है। हाँ अमेरिका ही तोड़वाया है। उस पे कब्जे किया हुआ था पहले। कौन? इंग्लैंड। वो तो बहुत पहले की बात है, आज की बात। तो उसके बाद में अमेरिका आया था कब्जा करने। कब्जा नहीं किया है, 1991 में टूटा है रसिया।
अमेरिका तोड़ दिया है क्या? हाँ, तो अमेरिका ने वहाँ अपना लोगों को फैला के, और राष्ट्रपति उस साल चुना गया गोर्बाचेव, जो कि अमेरिका का वो लोग कहते हैं पिट्ठू था। उसने जो है अपना देश तोड़ दिया, गोर्बाचेव का ही किया। तो उसको पीछे से स्पॉन्सर किया था अमेरिका ने अपना मार्केट वहाँ फैलाने के, ठीक है। तो गोर्बाचेव जो प्रेसिडेंट था, मिखाइल गोर्बाचेव, उसने तोड़ा था। नहीं, मर गए कभी। तो उस समय ये कहते हैं कि ये लोग जो है अपना वहाँ का जो है वैल्यूज़ यहाँ फैला दिया लोगों के बीच में, और हम लोग को तोड़ दिया। हम लोग का जो पुराना रसिया था अच्छा था, वैसा ही हमें होना चाहिए। तो मैंने बताया कि जैसे यहाँ की सोच है कि तोड़ दिया, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, सब ये सब हम सब एक ही देश थे, ऊपर के जितने हैं सब। और तो सोच होती है ये, दिस इज अ कंसेप्ट। तो उस पर वो अपना काम कर रहा है। अब उसमें नहीं जाएंगे हम, वहाँ के पॉलिटिक्स में। और यूक्रेन उसका चूंकि सबसे बड़ा पार्ट था जो निकला है, सबसे बड़ा देश है वहाँ पर आसपास का, जो टूटे हुए देशों में। तो कैसे बोला यूक्रेन से क्या बात किया कि आप हमारे कंट्री में आकर नहीं गए? बात करने से थोड़े होता है, सीधे कैप्चर करना शुरू किया, ठीक है। अभी चाइना और इंडिया में क्या चल रहा है, यही ना टेंशन चल रहा है। चाइना क्या इंडिया से बात करने गया कि हम आपके पार रोड बनाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ बात करके रोड बना दिया सीधे। इंडिया अपने आप बेकार आज हो गया है, कुछ नहीं कर पाएगा। रोड बना दिया मतलब कहाँ से? ऊपर जो एरिया है पाकिस्तान से, ऊपर का जो एरिया हमारा है कश्मीर का, वहाँ उसने पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, हाँ पीओके, तो वहाँ इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, ये सब रोड कर दिया, बहुत सारा चीज़ डेवलप कर दिया कि अब वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तुरंत उसका फोर्स पहुँच जाएगा चाइना का। हाँ, और पाकिस्तान ने उसके कंट्रोल में दे दिया कि ठीक है आप ऑपरेट, पाकिस्तान भी चाइना के कंट्रोल में आ गया, मतलब उस एरिया को, हाँ पीओके को इनडायरेक्ट कंट्रोल में चला जाता है। भाई देखिए, सुने हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस वही बात। तो पाकिस्तान का खत्म हो गया। पाकिस्तान को क्या मतलब है, पाकिस्तान को पाकिस्तान से कोई मतलब है, उसको तो बस इंडिया के खिलाफ कुछ भी करना है। जो वहाँ के कुछ सरकार में लोग हैं, सभी को हम नहीं कहेंगे, जो सेना, आईएसआई और ये सब से जुड़े हुए लोग हैं। आईएसआई क्या है? वहाँ की खुफिया एजेंसी है, जैसे यहाँ हमारा सीबीआई और रॉ है, वैसे सीबीआई और रॉ, हाँ ये दो एजेंसी है। वहाँ का खुफिया एजेंसी सीबीआई नहीं, उसमें रॉ ही कहिए, सीबीआई तो इंटरनल एजेंसी का नाम है रॉ, और वहाँ का खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? RAW, वहाँ आईएसआई है। इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसका नाम है आईएसआई का। जैसे अमेरिका का है CIA, इजराइल का ये अभी है, इजराइल का है मोसाद, और फिलिस्तीन का है हमास, जो हमास अभी कर रहा है। हालांकि ये हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, तो देखिए ये जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ जो हो रही हैं, लोग मर भी रहे हैं, तरह तरह के परेशानियाँ भी हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये क्या है? दिस इज लैक ऑफ सोशल वेलबींग। सामाजिक, वहाँ बड़ा समाज है, वहाँ भी तो सामाजिक ही ना आपस में बैर है। एक यहूदी है, ज्यू है, और एक मुस्लिम है, आपस में दोनों का बैर है, इसलिए लड़ाई चल रही है, इतने बड़े स्तर की, लोग मारे जा रहे हैं। रसिया में देख लीजिए क्या है, सोसाइटी। तो ये जितने भी यहाँ की आप बात कर लीजिए, तो ये सब क्या है, बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर सोशल वेलबींग की कमी। ठीक है, तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देखिए क्या लिखा है, चलिए आते हैं बायोलॉजी पर थोड़ा। वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम बायोलॉजी पर आ जाते हैं। तो हमने देखा
कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात कही जाए तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर मेड ऑफ ए वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जैसा आपको बताया था कि सेल्स किन चीजों का बना होता है, ए वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स एंड सो। इन्हीं सब का बना होता है कोई भी चीज, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स, लिपिड्स का, और भी ऐसी कई चीजें होती हैं। सेल इज अ डायनेमिक प्लेस। सेल जो है एक, आपको सेल के बारे में आपने पढ़ा है काफी डिटेल में। सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। कहीं प्रोटीन पक रहा है, कहीं कार्बोहाइड्रेट पक रहा है, कहीं अलग चीज बन रहा है, कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सेल इज अ डायनेमिक प्लेस, एक फैक्ट्री की तरह एक चालू चलता हुआ चीज है। समथिंग और अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड। हमेशा इसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड सेल्स। सेल के अंदर हमेशा बड़े ही कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और रिपेयर का भी काम चलते रहता है। मैं बताया कि लगातार काम हो रहा है तो घिस रहा है, घिस रहा है तो उसका मेंटेनेंस भी हो रहा है। देखते हैं आप पटना शहर में घूमते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं सड़क बनने का काम, सड़क लगातार बन भी रहा है, डैमेज भी हो रहा है, फिर उसका रिपेयरिंग भी हो रहा है। आजकल देखिए रोड एम्बुलेंस एक चलता है, रोड एम्बुलेंस, जहां गड्ढा वड्ढा रहेगा उसको ठीक कर देगा। तो रिपेयरिंग भी हो रहा है, जहां टूटा हुआ है ज्यादा वहां रोड बन भी रहा है, और गाड़ियां इतनी चल रही हैं उससे रोड डैमेज भी लगातार हो रहा है। सो उसी तरह सेल है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी हो रहे हैं, डैमेज भी हो रहा है और रिपेयर भी चल रहा है। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, नए सेल्स बन रहे हैं। जैसे यहां मेट्रो बन रहा है, नए से नया काम हो रहा है, मेट्रो बन रहा है, तो उसी तरह यहां भी सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो नए सेल्स बन भी रहे हैं। इन आर ऑर्गन्स और टिश्यूज देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन। और हम अगर अपने ऑर्गन्स में देखते हैं, अपने टिश्यूज में अगर हम देखें तो वहां कुछ खास तरह के काम होते रहते हैं। किस तरह के काम? जैसे द हार्ट इज बीटिंग, हमारा हार्ट जो है लगातार अंदर बीट कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है। द लंग्स आर ब्रीदिंग, फेफड़े जो हैं हमेशा सांस ले रहे हैं, फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं, फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं। द किडनी इज फिल्टरिंग, किडनी क्या है? लगातार यूरिन में फिल्टर करके ब्लड में से यूरिन फॉर्म कर रहा है, यूरिन जाके जमा हो रहा है, फिर टाइम टू टाइम हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये लगातार काम चल रहा है अंदर। द ब्रेन इज थिंकिंग, दिमाग हमारा चल रहा है, दिमाग चल रहा है, दिमाग अपना काम कर रहा है। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन। कहां हो रहा है ये सब? हमारे ऑर्गन्स में या टिश्यूज में। नाउ ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, इफ द किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, पॉइजनस सब्सटेंसेस विल एक्यूमुलेट। अगर हमारे किडनी फिल्टर करना बंद कर दे, ब्लड को, यूरिन को फिल्टर करना बंद कर दे, तो क्या होगा? जितना भी ये सब वेस्ट है जो टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, क्योंकि जमा हो जाएगा तो धीरे धीरे पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मर जाएगा। पहले किडनी खराब होगा, फिर बाकी ऑर्गन फेल होगा, मर जाएगा आदमी। हाँ, तो पॉइजनस, अब जो गंदी चीजें हैं उनको बाहर नहीं निकालिएगा तो क्या है, धीरे धीरे वो जहर बन जाएगा। किडनी डिटॉक्स करने के लिए कोई अच्छा उपाय नहीं है? काम है, सब चीज के लिए है। लौकी का जूस देखिए किस लिए पीने कहा जाता है, एलोवेरा का जूस पीने बोला जाता है। लौकी का जूस तो हार्ट के लिए है ना? नहीं, किडनी के लिए भी। एलोवेरा, एलोवेरा भी बॉडी के लिए, हाँ, डाइजेशन, डिटॉक्सिफाई करता है। स्पेशलिस्ट किडनी के लिए एलोवेरा काफी है। एलोवेरा मतलब कैसे किया? मतलब कुछ नहीं, बस एक ढक्कन पानी मिलाइए, पी जाइए जूस की तरह, बस। एक गिलास पानी, रोज एक ढक्कन पीजिए। एक गिलास पानी में एक ढक्कन एलोवेरा, हाँ, उसी में एक ढक्कन आंवला मिला दें। हाँ ठीक, वो मिला हुआ भी आता है, नहीं तो मिला लीजिए। एक ही गिलास दोनों को। हाँ हाँ, यस यस, कोई दिक्कत। ओके, सो मार्केट में दोनों का कॉम्बो वाला आता है, हाँ, फायदा करता है। हाँ बिल्कुल फायदा करता है भाई, बिक किस ले रहा है?
ठीक मात्रा में रहता ना होगा। हाँ, नहीं तो आप अलग ही अलग लीजिए, अलग अलग लीजिए उसको और अपना पीजिए मिला के, या ऐसे जैसे पीना है पीजिए, अलग से पीना है अलग से पीजिए, मिला के पीजिए। देखिए सारी चीजें हमारे फायदे के लिए ईश्वर ने दिया है। लेकिन आदमी को मालूम नहीं। अब ये हमारा चॉइस होता है कि वहां पर दूध रखा हुआ है, शराब रखा हुआ है, हम दूध पीते हैं कि शराब पीते हैं, ये हमारी मर्जी। सर ये तो कुछ तो आदमी जानता है, लेकिन कुछ आदमी जानता ही नहीं है ना। नहीं जानता है तो उसको जानने का मौका मिलता है, या जानने के मौकों की कमी नहीं है। आपको अपना आंख कान खोलना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। सीखने के लिए कोई सिखाने नहीं आता है, सीखने के लिए इस धरती पर प्रकृति पर मौके हैं, लेकिन आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आदमी शराब पी रहा है, खूब पी लिया, 2-3 साल 5 साल पी लिया, उसके बाद जाएगा एलोवेरा का जूस पिए तो थोड़ा ना काम करेगा। काम करेगा मतलब कि ठीक है, उसका रिपेयरिंग होता है ना, आपका गाड़ी खराब हो गया तो उसका सर्विसिंग होता है कि नहीं होता? गाड़ी आपका 2-3 साल खराब बहुत चौपट कर दिए, फिर जाता है तो उसमें सर्विसिंग होता है ना। अब पूरा नया तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ उसको ठीक ठाक बढ़िया कर देता है। हाँ, तो कोई भी शराब हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हर चीज का भगवान ने बनाया है, हीलिंग होता है, हीलिंग होता है। तो अगर हम सही चीज़ों का इस्तेमाल करें, गलत चीज़ों को बंद करें, तो अपने आप धीरे धीरे हील हो जाता है। अरे मैं तो सिंपल योगा से कैंसर को मैं जानता हूँ ठीक करते हुए लोगों को। योगा से कैसे? यस, कौन सा योगा है सर? यही योगा है। तो हर चीज में एक मिरेकल है या मिरेकुलस पावर है, बट आपको उसको करना पड़ेगा, दैट विल टेक एफर्ट। ठीक है, तो प्रयास करने से कहा गया है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इंसान कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है। ओके, देखिए मैं आपको एक बार एक स्टोरी बताया था शायद, एक रशियन फैमिली की जो गया था अमेरिका, सब मोटे हो गए थे खा खा के वहाँ का फूड, भूल गए। देखिए एक छोटा सा ये है, यहीं से वो रिलेट होता है। देखिए एक रशिया में एक लेडी थी जो टीचर थी, वहाँ अच्छी टीचर थी। तो उसको इसी समय की बात है जब ये 90s का गोरबाचेव ने तोड़ा है, और उस समय रशिया अमेरिका में थोड़ा क्लोजनेस हुआ था। यस, इट इज अ रियल स्टोरी। तो शी वॉज आस्क्ड टू कम टू अमेरिका टू टीच देयर, शी गॉट अ जॉब, तो शी वेंट देयर विद द फैमिली। यहाँ भी वो लोग ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन वहाँ भाई ज़्यादा पैसे का ऑफर मिला, तो लोग सोचे कि चलो भाई हम लोग भी आगे और पैसा कमाएंगे, अच्छा लाइफ, और अमेरिका में काफ़ी फ्री है। क्योंकि उससे पहले रशिया में थोड़ा ट्रेडिशनल था बहुत, रशिया में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जैसे गांव का हमारे यहाँ होता है। कैसे लोग गांव के और छोटे शहर के आना चाहते हैं कि पटना जाके रहेंगे, क्यों? पटना में बहुत सारा बेनिफिट्स है, फैसिलिटीज़ है, खुलापन है, कोई रोक टोक नहीं है। गांव में आप कर पाइएगा खुलेआम? नहीं कर पाइएगा। पटना में आप खुलेआम मौज मस्ती कर सकते हैं। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि शहर जाके रहें, फैसिलिटी भी होता है, सुविधा भी होती है। तो उसी तरह वो लोग भी सोचे कि हम लोग अमेरिका जाते हैं, तो शिफ्ट हो गए अमेरिका। वहाँ ज्वाइन की तो देखी धीरे धीरे कि वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है तो अच्छी बात है। धीरे धीरे वो लोग वहाँ के कल्चर में, क्योंकि वहाँ का कल्चर क्या है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ के कल्चर से थोड़ा धीरे धीरे वो लोग भी एडजस्ट कर गए, चेंज कर गए। वहाँ क्या है, गए, अब गांव में क्या है, गांव में आप अगर हैं और पटना में है मान लीजिए, अब गांव में आप निकलिएगा कि भले कुछ खा लें, तो वहाँ आपको ज़्यादा कुछ बाहर खाने का मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत। और पटना शहर में आप निकलिएगा, आपको 100 वेराइटी है, ये फास्ट फूड खाइए, वो फास्ट, समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? गांव में आपको थोड़ा बहुत सिंपल चीज़ें कुछ मिलेगी, वही मिलेगी। हाँ, अब मैं एक बात कर रहा हूँ, अब आज के डेट में सब जगह हो गया, वो अलग बात है। तो मैं एक बस कंपैरिजन कर रहा हूँ कि पटना में आप जाएंगे, हर जगह आपको, हर गली हर जगह आपको इतना वैरायटी अवेलेबल है खाने पीने या किसी भी तरह की चीज़। तो उसी तरह वो लोग को भी वहाँ दिखा, अमेरिका में गए, देखा रे बाजार में इतनी तरह की चीज़ें बिकती हैं, ये बना हुआ, ये बना हुआ। गांव में क्या है कि भाई कुछ खाने का मन हुआ तो घर में बना लिया, हाँ भाई ये बना दीजिए,
बना दिया घर में लोगों ने, पकौड़ा तल दीजिए, पकौड़ा खाने का मन है, पकौड़ा तला गया, खा लिए। वहाँ क्या है कंसेप्ट कि घर में बना लिए जो भी, और उतने से लोग जनरली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बच्चों को छोड़ दें तो। बच्चों को बाहर का ज़्यादा मन होता है, लेकिन बाकी लोग जो है वो घर में कुछ बना लिया उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उन्हें इतना वो नहीं लगता है कि भाई हर दूसरे दिन जाके कुछ होटल में खाना है बाहर, वो घर में बन जाता है, उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, घर ही में जो भी मन है बना लिया। लेकिन यहाँ क्या है, इतनी चकाचौंध है कि हर दिन कुछ खाने का बाहर मन होता है, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, बहुत तरह की चीज़ बिक रही। तो वही चीज़ उन लोग को भी वहाँ, तो धीरे धीरे वो लोग मार्केट का फूड खरीद के बहुत ज़्यादा खाने लग गए। पहले जो उनका रशिया में सिंपल फूड खाने का हैबिट था, वहाँ जाके वो लोग तरह तरह का, भाई इतना चीज़, अभी देखिए बच्चे को ले जाइए शॉप में, इतना तरह का वहाँ कलर्ड पैकेट्स में और ये सब चीज़ बिकते रहेगा, बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है, ये खाएंगे ये खाएंगे, और फिर बीमारी बच्चे का मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ भी क्या हुआ, धीरे धीरे सब बीमार होने लग गए 2-3 साल के अंदर, और सीरियस बीमार हो गए सब के सब। और कुछ साल में तो डॉक्टर जवाब दिया 1-2 को कि ये बचेंगे नहीं, बेटा को और ये सब को। तो शी बिकेम डेस्परेट, बोले कि किस लिए हम रसिया आए थे भैया, यहाँ अमेरिका आए थे, यहाँ आके तो हाँ पैसा अच्छा हुआ ठीक है, लेकिन सबके सब बीमार, हस्बैंड अलग बीमार, बेटी अलग बीमार, बेटा अलग बीमार, हम भी बीमार, और ये हाल हो गया कि मतलब डेस्परेट की कहता है बेटा बचेगा नहीं। तो समहाउ शी केम टू नो ऑफ ए बुक, कहीं कुछ खरीद रही थी तो बुक पर नज़र पड़ी और उसको उसने खरीद लिया, ऐसे इंटरेस्ट हुआ। तो उसमें लिखा था कि कच्चा फूड खाना चाहिए, रॉ फूड। और मैंने आपको स्टोरी बताया था ये, फिर धीरे धीरे उसने एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किया, रॉ फूड खाना शुरू किया, कच्चा, जैसे कच्ची सब्जी, भाई गोभी है, सब्जी लाए, गोभी उसको धो के चबा लिए बिना पकाए, मटर है लाए उसको छील के खा लिए, पालक है लाए उसको साफ धो के चबा लिए। हाँ, तो इस तरह से रॉ फूड उसने खाना शुरू किया। भी कच्चा खा सकते हैं, एनीथिंग यू कैन ईट, कोई भी चीज, करेला भी कच्चा खा सकते हैं, कोई भी चीज यू कैन ईट, इट डिपेंड्स ऑन यू। यस, अगर आप खा सकते हैं, और लेकिन वो प्रॉपर उसमें होना चाहिए। अब ये नहीं आज कि भाई अब साफ सुथरा होना चाहिए, हाँ, एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि उसको, क्योंकि कई बार होता है कि मिट्टी विट्टी जैसे तैसे बेचते हैं लोग, तो उसको प्रॉपर उसका वो जरूरी है। बाकी एनीथिंग यू कैन ईट रॉ। और शुरू में हो सकता है कि आपका बॉडी उसके कस्टम नहीं है, तो एक थोड़ा परेशानी शुरू में लग सकता है, अजीब सा, लेकिन विद इन अ वीक और 2 वो फिर बॉडी कस्टम हो जाता है, एंड देन यू बिकम फाइन। हाँ, तो उनके साथ भी ये हुआ, और इतनी उन्हें बेनिफिट्स देखने को मिला तुरंत कि वो उसको लगा कि भाई ये तो चमत्कार है। और फिर उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किया था कि महीने में 1 दिन खा के देखेंगे, फिर बढ़ाया कि महीने में 2 दिन खाएंगे, महीने में 3, करते करते एक समय आया कि डेली वो लोग वही खाने लग गए, और इतनी जल्दी फिर से सब हेल्दी हो गए। यस, ही बिकेम हेल्दी, अपने आप ठीक हो गया और हेल्दी हो गया, जिसको कि डॉक्टर्स भी मना कर दिए थे कि ये बचेगा नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। सबको तरह तरह की बीमारियां थी जो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गई। तो देन शी रोट दिस बुक, उसी औरत ने ये बुक लिखा है। मैं देख के बताऊंगा, मुझे अभी ध्यान, या मैं आपको भेज दूंगा, सॉफ्ट कॉपी होगा तो मेरे पास। तो हाँ, है रखा हुआ ड्रॉअर में, हम जब देखते हैं सोचते हैं कि ध्यान से आपको दे देंगे, भूल जाते हैं। सो इट इज अ बेनिफिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। देखिए, अब वो बाद में देखिए मार्केट जाती थी, सुपर मार्केट, तो देखती थी एक तरफ होता है रॉ फूड और एक तरफ सारा मैन्युफैक्चर्ड फूड। तो वो हमेशा जाती थी शुरू में मैन्युफैक्चर्ड फूड जो बनता है फैक्ट्रियों में, और वो सब पैक होके बिकता है। बाद में फिर वो रॉ फूड की तरफ कि हाँ, जहाँ कच्ची सब्जी मिलती है, फल मिलते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, नट्स मिलते हैं सब, तो वहाँ से फिर रॉ फूड खाना। तो रॉ फूड, आखिर देखिए प्रकृति पैदा करती है, सारी चीज़ें देती है खाने पीने की, पैदा होती है, लेकिन अब हम लोग क्या खाते हैं ये हमारा चॉइस, हमारी समझ, कैसे उसको खाते हैं। प्रकृति शुद्ध रूप में पैदा करती है, हम लोग उसको भून भान के आग पर जला जला के जैसे तैसे करके कबाड़ा कर देते हैं और फिर उसको खाते हैं।
समझ गए? तो दिस डिपेंड्स ऑन अस। सर जो रोज एलोवेरा का जूस पीता है, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, उसको कभी भी किडनी खराब नहीं होगा? नहीं होगा। चाहे कितना भी मान लीजिए कि शुगर का पेशेंट हो, नमक हाँ, खाए, सब ठीक हो जाएगा, उसका सब बीमारी ठीक हो जाएगा। एलोवेरा से शुगर भी खत्म हो जाता है। हर चीज़ में फ़ायदा करता है, डाइजेशन में बहुत ही अच्छा एक एलोवेरा चीज़ है। आंवला इट का इज़ फायदेमंद वेरी, है कि एलोवेरा? नहीं ऐसे आप ये नहीं कर पाएंगे। आंवले का तो बहुत ज़्यादा गुण होता है, आंवले का तो अलग एक प्लेस है, लेकिन एलोवेरा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, खास करके हमारे डाइजेशन और इन सब के लिए, जितने भी ऑर्गन्स हैं। सो ठीक है, तो यहाँ जो है कि हमने कहा, चलिए बात निकली थी पॉइजनस सब्सटेंस से, कि बॉडी में अगर फिल्ट्रेशन का काम नहीं होगा, सफाई का काम नहीं होगा, गंदगी अंदर ही रहने लगेगी, जो किडनी करता है फिल्टर करने का काम, तो क्या होगा? दैट गंदगी, दैट वेस्ट, इट विल स्लोली कन्वर्ट इनटू पॉइजन, टॉक्सिन, एंड देन इट विल कॉज सीरियस डैमेज टू अवर बॉडी और इवन डेथ। तो अंडर सच कंडीशंस, अगर ऐसा कंडीशन होता है कि हमारा बॉडी का फिल्टर नहीं कर रहा है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए आपको कि मान लीजिए आप खाए और डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, तो हाउ डू यू फील? आप ठीक से, आपका दिमाग काम करता है दिन भर? आप बेचैन रहते हैं, आप परेशान फील करते हो खाना नहीं पच रहा है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, या आप काम करते भी हैं तो उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो योर ब्रेन इज अफेक्टेड बाय रेस्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, आपका डाइजेशन ठीक है, बॉडी फिट है, तो देखिए आपको हर चीज काम करने में मन लगता है कि नहीं? तो वही, अंडर सच कंडीशन नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, दिमाग भी सही से काम नहीं कर पाएगा। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। तो ये जितने भी एक्टिविटीज हो रही है बॉडी में, कि डाइजेशन हो रहा है, हार्ट अपना बीटिंग कर रहा है, किडनी सफाई कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, इन सब के लिए क्या है? हमें एनर्जी चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। भाई खाना खाइएगा तब ना पचेगा, हवा तो पचेगा नहीं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, फूड खाइएगा तब ना उससे एनर्जी पैदा होगा। तो हमें एनर्जी चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। फूड इज अ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शंस। तो सेल और टिश्यूज को काम करने के लिए क्या चाहिए? फूड। फूड का मतलब है एनर्जी। फूड क्या है? एनर्जी का सोर्स है। तो एनर्जी भी देता है, साथ ही साथ जो भी और रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट और जो भी चीज मिनरल्स का, ये सब भी साथ में, सब फूड में ही हमें मिलता है। तो सेल और टिश्यूज के ठीक से काम करने के लिए फूड हमारा जरूरी है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, ध्यान दीजिए, एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ बॉडी। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे सेल्स और टिश्यूज को अच्छे से काम करने से रोक रही है, तो उसका मतलब वो हमारे शरीर के प्रॉपर काम करने में रुकावट बनेगा। कोई ऐसा चीज, आप क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा तेल वाला चीज खा लेते हैं, उससे अंदर एसिडिटी हो जाता है, गैस बनता है, वो आपके सीने में चुभन होने लगता है, तो आपको शरीर ठीक से काम नहीं, आपको लगता है वो परेशानी हो रहा है, कुछ कर नहीं पाएंगे, आराम करें, कैसे दूर करें। तो आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इफ देर इज समथिंग इनसाइड योर बॉडी दैट इज नॉट लेटिंग द सेल्स एंड टिश्यूज वर्क प्रॉपरली, तो आपका शरीर भी काम ठीक से नहीं करेगा। जैसे आपको फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो आप ठीक से काम कर पाते हैं? नहीं। बुखार क्यों आता है और बुखार क्या है? व्हाट इज फीवर? योर इंटरनल टेम्परेचर बिकम्स हाई। टेम्परेचर जो नॉर्मल है उससे हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने से क्या दिक्कत है? बता रहे, हाई हो ऐसे जाता है कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। समझ गए? ब्रेन में होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है थ्रू हार्मोन्स।
तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक सही टेम्परेचर पर रखता है, ताकि हमारा सारा बॉडी और हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है उनके लिए एक डेफिनिट किया हुआ है, इसी टेम्परेचर में काम करेंगे। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे, और एक रेंज स्पेसिफाइड है, हार्डली 2-3 डिग्री 4-5 डिग्री का। इतने में ही अगर टेम्परेचर रहेगा तो ये सब चीज़ ठीक से काम करेगा बॉडी, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो जो सिस्टम है हमारा बॉडी का, वो काम करता है कि उतने वो टेम्परेचर फिक्स रखने की कोशिश करता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो कि 98 डिग्री सेल्सियस के आसपास, नहीं फ़ारेनहाइट के आसपास, 98 जो है। अगर इससे 99-100 होने लगता है तो ऑर्गन हमारे काम करना धीरे धीरे गड़बड़ाने लगता है। तो जो हमारा सिस्टम है, जो मेंटेन नहीं रख पाया, 98 से 100 चला गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम कहते हैं फीवर हो गया, नापते हैं थर्मोमीटर से। तो फीवर होने का मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारे बॉडी ऑर्गन उस बढ़े टेम्परेचर में काम नहीं कर पाते, इसलिए हमें परेशानी सी फील होने लगती है बॉडी में। डाइजेशन नहीं हो रहा है ठीक से, दिमाग नहीं काम कर रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वाई? बिकॉज आवर ऑर्गन्स आर नॉट फंक्शनिंग वेल। तो हम क्या करते हैं, एक पैरासीटामोल खा लिए, कोई दवा बुखार की खा ली, वो क्या करता है कि हमारे इस तरह से बॉडी में वो जाके काम करता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो फिर हमें राहत लगने लगती है जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। समझ गए? अब ये आप बोले कि सर टेम्परेचर कैसे बढ़ जाता है, तो बढ़ ऐसे जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ बॉडी में, कोई गलत रिएक्शन हुआ, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो नुकसान कर रही है बॉडी में, तो हमारे बॉडी का ये सिस्टम है, वो ब्रेन को मैसेज भेजता है कि टेम्परेचर बढ़ा दो बॉडी का, ताकि बुखार हो जाए। तो आदमी उससे चौंक जाए कि हाँ भाई बुखार है, कोई दिक्कत है लगता है बॉडी में। तो ये सिस्टम है, आपको अलार्म है एक अंदर बॉडी का, इमरजेंसी अलार्म, कि कुछ बॉडी में परेशान कर रहा है, तो जाग जाओ, ध्यान दो, दवा लो या इलाज कराओ, जो भी है उस चीज़ का। तो फीवर इज ए अलार्म। असल ये वायरल फीवर क्या है? सब वही है, वायरल फीवर है, क्योंकि वायरस आपके अंदर घुस गया है, वो इन्फेक्शन फैला रहा है, तो उस वायरस का इंफॉर्मेशन देने के लिए अलार्म देता है कि भाई वायरस घुसा हुआ है। लहसुन वायरल फीवर नहीं होने देता है, नहीं होने देता है जनरली। तो ये सब क्या है, इंडिकेटर्स हैं, अलार्म है कि भाई वायरस घुसा हुआ है, तो वायरस के कारण फीवर है, तो वो 3-4 दिन रहता है, आप उसको फिर ट्रीटमेंट करते हैं तो वायरस धीरे धीरे वो होता है। तो ये सिस्टम ठीक है, समझ गए? आपका सवाल जो पूछे कि सर टेम्परेचर कैसे बढ़ जाता है, ये सब सिस्टम बना हुआ है हमारे बॉडी। हाँ, कोई भी फॉरेन पार्टिकल गया जिसको अंदर नहीं होना चाहिए था, तो हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है, हमारा जो अंदर का डॉक्टर है वो चालू हो जाता है। मतलब बाहर से कुछ अंदर में, हाँ, जो कि डिजायर्ड नहीं है, हाँ, कैसे भी जाए, जो अगर नहीं होना चाहिए था। अब जैसे खाना है, खाना तो आप खाते हैं, तो खाना तो खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, तो क्योंकि वो जानता है, वो आइडेंटिफाई करता है क्या खाए, खाना ठीक है तो ठीक है, खाने में आप कुछ गड़बड़ खा लेते हैं, क्या होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन, बॉडी कहता है इसको बाहर निकालो, गड़बड़ चीज है, इसलिए आपको वॉमिटिंग सेंसेशन लगता है, कुछ ओह जी मचला रहा है, धीरे 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 वो आता है और निकल जाता है बाहर। जब वॉमिटिंग हो जाता है तब आपको थोड़ा राहत मिलता है, क्यों? क्योंकि जो गड़बड़ चीज थी वो निकल गई। तो बॉडी का सिस्टम है, जहां डिटेक्ट किया कि कोई खराब चीज है, कोई खट्टी, कोई सड़ी हुई चीज या कोई इन्फेक्टेड चीज खा लिए, बॉडी अरे भाई ये गड़बड़ चीज आ गया, इसको बाहर निकालो, तुरंत आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आना शुरू हो जाता है। वो मैकेनिज्म है बाहर निकालने का, वॉमिटिंग। उसी तरह आपके मुंह में कुछ चला जाता है, आपको खांसी आना शुरू हो जाता है। अगर एयर के थ्रू आपने सांस में या कुछ वैसे चला गया मुंह में, तो आपको खांसी, क्यों? क्योंकि अरे फॉरेन पार्टिकल, इसको निकालो, भाई जरूरत का चीज नहीं है, बाहर निकालो, उसको बाहर, खांसी आने लगती है। तो सिस्टम बॉडी में बना हुआ है बहुत सारा हमारे। कैसे हो सकता है गड़बड़ी? हैं? कैसे हो सकता है गड़बड़ी? गड़बड़ी ऐसे हो सकता है कि जो आपका सिस्टम था वो ठीक मजबूत नहीं था, जो दुश्मन था उसको निकालने लायक आपके अंदर सैनिक नहीं थे,
वो पकड़ बना लिया, बोला खांसते रहो नहीं निकलेंगे, हम तो पकड़ के बैठ गए। फिर आपको खांसते रहते हैं, आपको प्रॉब्लम, फिर आपको दवा लेना पड़ता है। या कोई ऐसा पैथोजन, कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा बैक्टीरिया घुस गया जिसको निकालने लायक अंदर ताकत नहीं थी। जैसे देखिए अभी चाइना घुस आएगा तो इंडिया क्या करे? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। जैसे घुस गया, अक्साई चीन में कब्जा कर लिया, आज तक पीओके ले पाया आज तक? क्योंकि नहीं, उसको ताकत नहीं था उतना निकालने का, तो आज तक बैठा हुआ है पकड़ के। वैसे ही है, ताकतवर चला गया दुश्मन, उसको आप नहीं निकाल पाए तो बैठ गया पकड़ बना के, फिर अपना वहां शुरू किया फैलाना जो है। तो इस केस में हो जाता है, या आपका अपना सिस्टम कमजोर है। ओके, सो समझ गए ये? तो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल लुक एट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो इन सब बातों को समझते हुए जो हमने आपको इतना समझाया कि व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, और जब ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता है तो हम कहते हैं वी आर सिक, वी आर इल, और वी हैव अ डिजीज। तो हेल्थ समझ गए, फिजिकल वेलबींग, फिजिकली आप ठीक होने चाहिए, यानी शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए, हर बॉडी ऑर्गन ठीक से काम करना चाहिए जो उसका काम है। अब मान लीजिए कि आपको 20 केजी का वेट उठा लेना चाहिए, लेकिन आप 10 केजी उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपसे नहीं उठ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अरे लगता है कमजोरी आ गया, उठ नहीं रहा है, तो दिखाना पड़ेगा क्यों कमजोरी आ गया, हम तो उठा लेते थे 20 किलो का वजन। तो द हैंड, योर हैंड वाज सपोज टू लिफ्ट 20 के, बट यू आर नॉट एबल टू डू, इसका मतलब आप डॉक्टर कमजोरी आ गया, भाई उठ क्यों नहीं रहा है, आई शुड गो विजिट डॉक्टर। तो जिस ऑर्गन का जो एक उसका रिक्वायर्ड फंक्शन है, ड्यूटी है, वो करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स देयर इज प्रॉब्लम। तो ये फिजिकल हो गया। उसी तरह मेंटल, दिमाग का है, दिमाग से जुड़ी सारी, आप अक्सर चिड़चिड़ापन फील करते हैं, तो दिस इज नॉट प्रॉपर। आप चिड़चिड़ा रहिएगा तो किसी से ठीक से बात नहीं करिएगा, कोई आएगा अच्छे से बोलने उसको भी झड़क दीजिएगा, किसी से लड़ बैठिएगा, कहीं कुछ कर पाइएगा, और एक्सट्रीम केस में फ्रस्ट्रेशन में लोग बहुत कुछ कर लेता है। ठीक है, सनकी ने, जैसे देखिए सुशांत राजपूत का केस हुआ, या बहुत सारा केस होता है, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, एक डीएम सुसाइड कर, अब छोड़िए उसमें नहीं जाएंगे, एक डीएम था वो भी सुसाइड कर लिया। हाँ, 8 साल 7 साल पहले का नहीं 8 साल 7 साल नहीं हो गया, 2-3 साल हुआ है, कि ज्यादा कहाँ हुआ है, पहले का भी न्यूज़ हम जानते हैं। अभी 2-3 साल हार्डली हुआ है, कोरोना के पहले का बात है, कि यहीं का तो था, बिहार का, कर्नाटका में था, नहीं यहीं तो किया था, पटना ही में किसी आसपास के जंग से कहीं किया था, पटना के आसपास कहीं। तो व्हाई दैट पर्सन कमिट सुसाइड? बिकॉज ही वॉज मेंटली नॉट फिट, मेंटली ही वॉज सिक, he was not feeling well, he was feeling frustrated। तो मेंटल वेलबींग भी जरूरी है, और सोशल वेलबींग वो भी जरूरी है, कि भाई हमारे कुछ दोस्त हों, हमारे कुछ रिश्तेदार हों जिनसे हम अच्छे से हंस बोल सकें, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। अब हमेशा हम सीरियस रहेंगे तो क्या होगा, परेशान हो जाए। वी नीड टू रिलैक्स, वी नीड टू एंजॉय, वी नीड टू एंटरटेन, हंसी मजाक भी जरूरी है, रिलैक्सेशन भी जरूरी है, अपने डिजायर्स का फुलफिलमेंट भी जरूरी है। डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगे तो आदमी परेशान होकर वैसे ही वो कुछ हो जाएगा उसको, समझ गए? तो वो है सोशल वेलबींग, कि हाँ ठीक है, कहीं हम सीरियस हैं तो कहीं, हाँ पेरेंट्स के साथ लोग सीरियस रहते हैं तो भाई फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स हो जाता है, कि चलो भाई चलो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, घूम फिर लेते हैं, मौज मस्ती, तो वो क्या है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो उस सोसाइटी में सभी आते हैं, योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अदर, और भी लोग जो हैं तरह तरह के, तो हर तरह का वेल बीइंग हो तभी आदमी एक हेल्दी कहा जा सकता है। नहीं तो आप कई केसेस पढ़े, कोई सुसाइड कर ली, कोई जाके जब्त कर गई, कोई, और वो अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पर थे, कोई कुछ था, कोई आईएएस था, कोई टीचर थी, कोई कुछ था, तो अगर आप फिजिकली देखें तो बॉडी वाइज ठीक थे,
हो सकता है कोई मेंटली ठीक नहीं था, या मेंटली ठीक था तो सोशली ठीक नहीं था। ए गर्ल इफ शी इज बीइंग अब्यूज्ड बाय सम पर्सन तो शी कमिट्स सुसाइड, होता ही है। तो व्हाई शी कमिट्स सुसाइड? बिकॉज सोशली समवन वाज नॉट हैविंग प्रॉपर रिलेशन विथ हर, उसको अब्यूज कर रहा था, या उसको जो भी है, बहुत सारी चीजें होती है समाज में। हाँ, तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, एक औरत है, उसको घर में शादीशुदा है, उसको अगर टॉर्चर किया जाता है, अब ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में आ गया है, उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल सब आ गया, इमोशनल भी आ गया है। पहले खाली फिजिकल था, मारपीट करते हैं तो उस पर केस बनता था, अभी आप उसको उल्टा सीधा बोलिएगा भी या दूर से ताकिएगा भी तब भी केस बन जाएगा, और सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे घर के, जो भी रहता है। बोलने नहीं, उसको घूरिएगा तब भी, हाँ, कोई भी, उसकी ननद भी घूरेगी या सास भी घूरेगी तब भी अरेस्ट हो जाएंगे सब। हाँ हाँ। इफ शी फील्स फ्रस्ट्रेटेड, टॉर्चर्ड बाय सम एक्टिविटी, अब उसको बहुत ब्रॉड कर दिया गया, पहले था कि अरे मारपीट नहीं है तो ठीक है, बोलने से, ताना से, सब का बात नहीं, अब है आप उसको सुनाइएगा भी उल्टा सीधा, एंड शी फाइल्स अ केस, तो जो भी लोग उस घर में रह रहे होंगे सब अरेस्ट हो जाएंगे, चाहे वो हस्बैंड के वाइफ, हस्बैंड के भाई हो, बहन हो, मदर फादर कोई भी हो, सबको अब आ गया है लॉ में। एनीबडी रेजाइडिंग इन दैट कॉम्प्लेक्स, दैट बिल्डिंग विद देम, पहले था खाली हस्बैंड पर बनता था या सास ससुर पर, अभी ननद भी कुछ ताना देगी तो भी जेल जाएगी। तो बिकॉज इट वॉज फेल्ट नेसेसरी, क्योंकि उसको भी हेल्दी रहना जरूरी है, उसको आपको कोई उल्टा सीधा बोलते रहेगा तो विल यू बी प्रॉपर इन योर माइंड? किसी आदमी को कोई उल्टा सीधा बोलते रहेगा, उसके फैमिली के बारे में कुछ बोलता रहेगा, उसके बारे में कुछ बोलता रहेगा, या जानबूझ के ऐसी हरकत करेंगे कि जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके, तो फॉर एनी पर्सन इट इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्दी। ठीक है, तो अब सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, इमोशनल भी कवर होते हैं, तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। नाउ आवर टॉपिक इज हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, हेल्थ क्या है और कब ये फेल हो जाता है, यानी कब हम हेल्दी नहीं रहते। द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। ठीक है, क्या लिखे हैं? इफ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट इंप्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। हेल्थ का मतलब क्या है कि हाँ, क्या आपसे पूछते हैं लोग, हाँ भाई ठीक ठाक है, ठीक ठाक होना, बीइंग वेल, कोई, और बीइंग वेल का मतलब क्या है कि कोई गड़बड़ नहीं है। और गड़बड़ कैसी हो सकती है? आपका कोई पूछा, हाँ भाई ठीक ठाक है, अरे आजकल शरीर में बहुत दर्द रहता है, तो दैट इज अ फिजिकल प्रॉब्लम। पेन होता है मसल्स में, चाहे हड्डी में होता है, तो वो ठीक हो जाता है। पेन नहीं होता है, हड्डी मजबूत कर देता है, मतलब यस यस यस। चलिए, तो इट इंप्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग, और इस वेल बीइंग को हम क्या कह सकते हैं? इफेक्टिव फंक्शनिंग, यानी सही, उचित रूप से काम करना, उचित रूप से काम करना। आपसे कोई पूछता है, हाँ भाई ठीक ठाक है, तो आप कहते हैं हाँ ठीक ठाक, तो सारा शरीर तो मेरा ठीक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है शरीर में, कोई परेशानी भी ऐसी खास नहीं है, और सभी समाज में भी सब लोग से रिश्ता ठीक ठाक है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो इफेक्टिव फंक्शनिंग, बीइंग वेल का मतलब क्या है कि सही रूप से काम करना। अब हमसे ये अगर ये भी नहीं उठ रहा है तो मेरा हाथ ठीक से काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। हाँ, अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई 100 किलो का बोरा है उसको उठा ले और कहे कि भाई मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट हाँ, 20-25 किलो तक मेरा हाथ से उठ जाना चाहिए, तो दैट मीन्स इफेक्टिव फंक्शनिंग।
बीइंग वेल इज इफेक्टिव फंक्शनिंग, हार्ट ठीक से काम कर रहा है, लीवर खाना ठीक से पच रहा है तो ठीक है। और अगर हम खा रहे हैं और पच ही नहीं रहा, जब न तब जो है पेट खराब हो जा रहा है, इसका मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वी आर नॉट वेल, वी आर इल, वी हैव टू गो विजिट डॉक्टर। तो हेल्थ इज देयर फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो हेल्थ क्या कहते हैं कि हम अगर हेल्दी हैं, ठीक ठाक है, मतलब ऐसा हमारा स्टेट यानी ऐसा हमारा परिस्थिति, ऐसा हमारा हालत होना चाहिए कि हम फिजिकली भी ठीक से काम कर पा रहे हैं, मेंटली भी, दिमाग से भी अब पता चले कि शरीर ठीक है लेकिन कुछ पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जैसे कोई है, आप ही है, मान लीजिए आप शरीर से ठीक हैं लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, जब आप उतारते हैं किताब उताब तो लगता है फेंक दें किताब। तो क्या ये आप हेल्दी हैं? नहीं, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। व्हाई आर यू फीलिंग इरिटेटेड एट स्टडी? मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको वो ऐसे शरीर से ठीक है, फर्स्ट क्लास खा पी रहा है, रह रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, लेकिन जब उस पढ़ने के लिए किताब उठाए तो उसको लगता है वो उठा के फेंक दे सब किताब। दैट मीन्स कि ही इज नॉट एबल टू, हिज माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देयर इज सम प्रॉब्लम ड्यू टू विच ही इज फीलिंग सो। ऐसे नॉर्मल आदमी को तो नहीं मन करता है उठा के फेंक देने का, तो इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ है प्रॉब्लम जो उसको पढ़ने नहीं दे रहा है। ही इज फीलिंग सो ही इज नॉट वेल। तो हेल्दी होने का मतलब है कि फिजिकली भी आप अपना काम ठीक से कर पाए, मेंटली भी अपना काम ठीक से कर पाए और सोशली भी ठीक से करें, यानी कि जहां भी जो भी समाज में लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, रिश्तेदारी निभाना है वो भी करते रहे। अगर कोई ये नहीं करता है, जैसे बहुत लोग हैं कुछ तरह के, जैसे अभी सुशांत सिंह वाला केस, अपने घर में बंद है, कहीं आता जाता नहीं, लोगों से मिलता नहीं है, तो दैट इज नॉट हेल्दी। अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है, किसी से मिलता नहीं है, किसी अगर कोई आता भी है तो उससे ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसा होता है कई बार, बहुत लोगों के साथ होता है, तो ही हम कहते हैं कि डिप्रेशन में है, कुछ में है, कुछ बहुत तरह के वर्ड्स हैं, तो दैट मीन्स ही इज नॉट हेल्दी। नहीं तो उसे कोई आता है मिलने तो आपको उसे ठीक से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, कोई कलीग है, तो उससे आपको हंसना बैठना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, किसी से मिलता नहीं है, किसी से हंसता बोलता नहीं है, दैट मीन्स ही हैज सम सोशल प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज। अब इसमें हम देखते हैं कि पर्सनल इश्यूज एंड कुछ इश्यूज होते हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं, जो हमारे अपने तक सीमित होते हैं, और कुछ होते हैं जो कम्युनिटी इश्यूज, जो कम्युनिटी के बेस पर, कम्युनिटी के लेवल पर का इश्यूज होते हैं। जैसे कोई आप बहुत परेशान फील हो सकते हैं, क्यों भाई? अरे मेरे पड़ोस में बहुत शोर होता रहता है आजकल, कुछ लोग हैं दिन रात गाना बजाता रहता है, शोर करता रहता है, सिरदर्द होता रहता है। यू विल फील इरिटेटेड, यू कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं या पढ़ते लिखते हैं तो नहीं कर पाइएगा ठीक से। क्यों? क्योंकि यू आर बीइंग इरिटेटेड। तो दैट इज नॉट पर्सनल इशू, दैट इज कम्युनिटी इशू। आपके आसपास में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण आप परेशान हैं और यू आर नॉट हेल्दी। आप सोना चाहते हैं, रात भर कहीं बगल में कोई खोल दिया है, जो है रात में लेट नाइट तक बजाता रहता है, आप सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। तो विल यू रिमेन हेल्दी? एक दो दिन बर्दाश्त, फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। भाई क्या हो रहा है, क्यों तबीयत खराब हो रहा है? अरे पता नहीं क्या एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है, कुछ रात भर आवाज करते रहता है, सो नहीं पाते। दिस इज व्हाट कम्युनिटी। अगल बगल गंदगी रहती है, बदबू आती है, ये सब क्या है? कम्युनिटी इशू। यहां देखिए लोग सिखा रहे हैं कि कचरा भाई गाड़ी को दे, फिर भी फेंक देगा इधर उधर, उससे गंदगी होती है, गंदगी से बदबू आती है। आई एम फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। लोगों को सेंस नहीं है, अब इतना ही जानते, उठाए घर से बाहर कचरा फेंक दी। और उसके कारण मच्छर है, बदबू है, बीमारियां हैं, सब होता है, नेचुरल है।
अभी देखिए एक बच्चा है, उसको डेंगू हो गया और हर साल उसको डेंगू हो जाता है, हर साल। हाँ, अब क्या कहे, पढ़ता है समझ में नहीं आता है, केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ता है, अब लगता है कि वहाँ से हो जाता है क्या, अब क्या कारण है, लेकिन हर साल इस सीजन में उसको डेंगू हो जाता है। अभी भी डेंगू हो गया था। फैमिली वाला को नहीं होता है। नहीं, तो वो जहाँ पे जाता है वहाँ पे डिपेंड। वही कह रहे हैं ना, अब स्कूल में आप नहीं ना देख सकते हैं कि वहाँ कितना साफ सफाई रख रहा है या क्या हो रहा है बाहर, क्या कहें। तो हर सीजन में लेकिन उसको जो है डेंगू या वायरल हो ही जाना है, और डेंगू ही लगभग हो जा रहा है इधर लगातार हर साल। तो ये सब क्या है, कम्युनिटी इशूज। दिल्ली में देखिए क्या होता है, जब ये सब सीजन होता है, रेनी सीजन, ये सब घर घर जाके एमसीडी वाले चेक करते हैं एक एक कूलर, और जाके उसको देखते हैं सफाई से रखा हुआ है कि नहीं, और उसमें अगर दवा देना होता है दवा देते, नहीं तो आपके खिलाफ रिपोर्ट भी हो जाती है अगर आप ठीक से अपना नहीं रखे हुए हैं साफ सुथरा। हाँ, कूलर एसी वगैरह, या आपके घर का भी इंस्पेक्शन होता है, लेकिन कूलर एसी का तो जरूर होता है। कूलर एसी फ्रिज, हाँ, जो भी चीज़ है, हाँ, आता है। तो क्योंकि आप अगर गंदगी करेंगे उससे मच्छर होंगे तो वो तो सभी घर में जाएंगे ना, आप ही के घर थोड़े कहेंगे हम यहाँ के हैं तो यहीं के लोग को काटेंगे, आप तो वो कम्युनिटी में फैला दीजिएगा डिजीज। बहुत टाइट होता है इस चीज़ का चेकिंग, और उस पर कड़ाई से आपका वो सब रिपोर्ट भी करते हैं, जहाँ आपका गंदा है आपका चला जाएगा, आपका मकान पर हो जाएगा एक्शन। जो एक एक आके देखते हैं, नाला वाला भी देखता है। सब 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 सब, ब्लीचिंग पाउडर से हाँ। सो इट इज कम्युनिटी इशू। नाला में छीटा जाता है कि नाला के किनारे? नाला में भी छीटा जाता है, और नाला ढके हुए रहते हैं, कवर्ड ड्रेन्स होते हैं, ओपन ड्रेन्स नहीं होते हैं, और जहाँ भी गंदगी कचरा होता है। हाँ तो ठीक है, लेकिन वो रेगुलर जो मूव कर रहा है तो उतना गंदगी उसमें नहीं होता है। जहाँ जमा हो जाने लगती हैं चीज़ें ना, रुका हुआ है, रुकने लगता है जब चीज़ें, तो सड़ने लगती। अगर नाला फ्रेश है, बह रहा है उसमें लगातार, तो कोई दिक्कत नहीं है ओपन होने पर। लेकिन शहर में जो है, तो शहर में जमा रहेगा तो गंदगी गंदगी होगी तो फिर बीमारी। ठीक है, तो समझ गए कम्युनिटी इश्यूज और पर्सनल इश्यूज क्या है। देखिए, इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैनॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव इंटायरली ऑन आवर ओन। कहा जा रहा है कि अगर हेल्थ को हम जैसा डिफाइन करते हैं कि फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, एंड सोशली यानी सामाजिक रूप से, अगर सही होना, अच्छा होना ही हेल्थ है, तो हम में से हर कोई अपने आप के द्वारा हेल्दी अपने प्रयास से नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको कल समझाए थे इसको कि फिजिकली हेल्दी होने के लिए, शरीर ठीक रहे उसके लिए सही खाना पीना, सही सुविधा होना, सब चीज़ जरूरी। अब आपका घर में खाना नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहां आप खाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं और वहां खाना ठीक नहीं मिल रहा है, तो आप हेल्दी, हम ही सफ़र कर चुके हैं, ठीक है, तो आप बीमार हो जाते हैं। तो आप अपने आप पर, अब हम तो कोशिश, लेकिन अब हमको खाने जाना पड़ता है, वहां जो देगा वो खाना पड़ता है, वहां देगा नहीं ठीक खाना तो आप बीमार हो जाइएगा। तो अपने आप के, अपने सेल्फ के ही एफर्ट से हम खाली हेल्दी रहें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर एनवायरनमेंट। सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं, सभी जो जीव हैं, उनका स्वास्थ्य क्या है, उनके माहौल, उनके आसपास के पर्यावरण पर डिपेंड करता है। अब पानी में आप गंदा संदा केमिकल और तरह की चीजें डालते रहेंगे, नदी में बहाते रहेंगे, तो पेड़ पौधे वहां के ठीक रहेंगे? नहीं ठीक रहेंगे, जानवर मरने लगेंगे, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, और होता है, होता ही और हो रहा है और होता रहा है। अभी देखिए पटना में इतना आर्सेनिक कर दिया है सब ग्राउंड वाटर में कि ग्राउंड वाटर डायरेक्टली पीना नुकसानदेह, क्योंकि इतना फैक्ट्री खुल गया है, वो सब आर्सेनिक जो है छोड़ता है, वो नीचे ग्राउंड में चला जाता है वाटर। तो बिहार में और स्पेशली पटना और कई डिस्ट्रिक्ट्स में पानी में आर्सेनिक बहुत है। आर्सेनिक इज ए पॉइजन, पहले आर्सेनिक ही पॉइजन होता था। तो वो पानी में रहेगा तो आप पानी पी, आपको तो लग रहा है हम फ्रेश ग्राउंड वाटर निकाल के पी रहे हैं भाई, लेकिन उसमें तो सब आर्सेनिक मिला दिया है,
और ग्राउंड वाटर आपके कंट्रोल में तो है नहीं कि मेरे मकान के नीचे का पानी है तो वो उतना ही एरिया का साफ पानी है, वो तो सब मिक्स होता है। कहीं 2 किलोमीटर दूर भी फैक्ट्री है, मिला रहा है तो पानी में मिक्स हो रहा है, वही पानी को आप खींच रहे हैं मोटर से। तो शहरों में आज इतना पोल्यूशन हो गया है, हवा में देखिए, अब कोई डाक बंगला पर भी गाड़ी चला रहा है उसमें धुआं छोड़ रहा है तो वो तो हवा चारों ओर फैल रही है ना। तो हवा पानी ये सब को आप रोक सकते हैं नहीं, इतना पोल्यूटेड हो गया है शहर में। अब मैं रेडिएशन की नई बात आपसे कहा, नए समय का पोल्यूशन है, साउंड रेडिएशन। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर सराउंडिंग। कोई कहे कि अरे सर हम तो कुछ नहीं खाते थे हमको कैंसर हो गया। अरे भाई अब तुम नहीं खाते थे लेकिन तुम्हारा पड़ोसी हमेशा रेडिएशन फैलाए रहता था तुम्हारे आसपास, तुम कैंसर के शिकार हो गए, क्या करो। रेडिएशन भी हेल्दी काम करता है ना कैंसर से? करता है, लेकिन मैंने बताया कि हर केस में नहीं करेगा। रेडिएशन का फिर एक अलग हो जाता है, खान पान के केस में तो करेगा। हाँ हाँ, रेडिएशंस का केस अलग हो जाता है, उससे बचना ही पड़ता है। और उससे भी है उपाय है, उसके लिए भी योगा और कई सारी चीज़ें हैं। सर जब यहीं पर रहते हैं, ऑपरेशन हुआ यहीं पे सुबह सुबह जाते हैं। कहाँ यहीं पर रहते हैं? यहीं पे रहता। अच्छा ये, हाँ। अच्छा सुबह सुबह जाते हैं 5-6 बजे से को आने के लिए, शिकायत होता है। अच्छा वहाँ, रेडिएशन से होता है हाँ। कैंसर हॉस्पिटल में। तो ये इनको जो हो गया उस तरह से हम लोग को नहीं होगा उसमें इन्फेक्शन इस तरह का। तो हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरनमेंट। कोई भी हो, चाहे हम हो, ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे जो हैं उनका भी हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। आप देखिए जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत शोर शराबा होता है, वहां पेड़ पौधे भी सूखे हुए रहते हैं, मुरझाए रहते हैं। बहुत ज्यादा डस्ट है, वहां पेड़ पौधे सूख जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी तो वैसे ही है, उनको भी सांस में फ्रेश हवा चाहिए, उनको भी साफ पानी चाहिए। अब पानी में आप केमिकल डाले जा रहे हैं तो पेड़ क्या हेल्दी रहेगा? जीव जानवर हेल्दी रहेंगे? नहीं। पक्षी हेल्दी रहेंगे? नहीं। देखिए आज पक्षी का क्या हाल है, सब जगह से पक्षी खत्म हो रहे हैं। क्यों? इतना हमने रेडिएशन फैला दिया, इतने बिजली के तार हर जगह लगा दिए हैं, पेड़ों को काट दिया है, तो बेचारे उनका अंडा ही नहीं सरवाइव कर पा रहा है, इतना रेडिएशन होता है। इतने टावर लग गए हैं, सारे खाली रेडिएशन फेंक रहे हैं दुनिया में इधर से। और अब तो और 5G का आ गया है और रेडिएशन, अब तो आदमी ही पर खतरा है, और लोग मजे से 5G कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन देयर सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट। द एनवायरमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट में फिजिकल एनवायरमेंट भी, यानी कि आसपास का जो फिजिकल, जैसे फिजिकल एनवायरमेंट में आता है कि जैसे टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल, ठीक है, या और जो भी कुछ है, एयर, साउंड, नॉइज लेवल, ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है। ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटीज। ह्यूमन बीइंग्स, अब देखिए आ गया कि आदमी जो है उसको समाज में रहने का आदत है। हमेशा देखिए आदमी कोशिश करता है ग्रुप में रहने का, ग्रुप बनाने का, ग्रुप में रहना चाहता है, अकेला नहीं रहना चाहता है आदमी। हम बाहर कहीं जाते हैं, हमें अपने एरिया का कोई आदमी मिल जाता है, हमें बड़ी खुशी होती है, हाँ चलिए हम लोग साथ में आया जाया करेंगे, साथ में खाया पिया करेंगे, साथ में कहीं रूम ले लेंगे, हमें अच्छा लगता है। क्यों? हमारे जैसा कोई मिल गया, हमारे एरिया का मिल गया। बाहर जाता है, दिल्ली में कोई बिहार वाले को बिहार वाला मिल जाता है, बड़ा खुश होता है, बोलता है हाँ बहुत अच्छा लगा, सब यूपी पंजाब कहाँ कहाँ का था, एक बिहार का मिला, अब इसी के साथ अपना काम धाम करो। विदेश जाते हैं तो फिर वहाँ इंडियन ही मिल जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह तुम भी इंडिया से हो, अरे हम भी इंडिया से हैं, भाई कहाँ रहते हो। तो आदमी ग्रुप में रहना चाहता है, सिमिलर, जहाँ एक जैसे लोग मिलते हैं तो वहाँ ये चाहता है एक जुड़ जाना एक दूसरे से। आवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो हमारा जो समाज, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, क्योंकि हम ग्रुप में रहते हैं,
और ग्रुप में रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन आवर इंडिविजुअल, हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज। लोग क्या है, गांव में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, कस्बों में भी रहते हैं। इन सच प्लेसेस इवन आवर फिजिकल एनवायरमेंट इज डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरमेंट। तो ऐसे जगहों पर हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट से तय होता है। जैसे देखिए कि अभी मैं यहाँ बेउर में रह रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कल इस बात, मैं दिल्ली में रहता था तो वहाँ पर बड़ी फैसिलिटी थी, मैंने बताया कल आपको, हर जगह पार्क है, हर जगह ही नहीं, मतलब रोड के इधर भी पार्क है, रोड के उधर भी पार्क, 2-4 पार्क आसपास में विद इन वॉकिंग डिस्टेंस रहता है, ठीक है। और उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी रहते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए भी होता है, बैठने के लिए भी शेड होता है, कोर्ट भी होता है, बैडमिंटन कोर्ट है, कुछ है कुछ है। तो आप अपना कहीं आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं होती, आसपास फील्ड भी होता है, वहां आप रनिंग के लिए भी जा सकते हैं या पार्क में भी रनिंग कर सकते हैं। तो और यहाँ आ गया हूं तो आई कैन नॉट फाइंड अ पार्क नियर बाय, दैट इज अफेक्टिंग माई हेल्थ, दैट इज अफेक्टिंग माई सोशल वेलबींग। वहां कहीं भी आसपास पढ़े लिखे लोग बड़े आसानी से मिल जाते हैं जिनसे आप कुछ अच्छी बात कर सकते हैं। यहाँ पढ़ा लिखा खोजना पड़ता है बड़ा ढूंढ, तो किसी से बात करने का भी जल्दी कई बार मन नहीं होता है, सोच के बात करना होता है। तो यहां पर क्या है कि आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो आपके सोशल एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रहा है। आप यहाँ हैं, आप चले जाइए बोरिंग रोड, आप चले जाइए कंकड़बाग या कहीं और, यहाँ का जो फिजिकल है वहां का फिजिकल अलग हो जाएगा। वहां हो सकता है आपको पार्क मिल जाए, वहां हो सकता है अच्छे आपको आसपास का माहौल मिल जाए, वहां हो सकता है आपको कुछ कोर्ट्स आसपास मिल जाए, कुछ आसपास जिम वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाए जो यहाँ आपको हो सकता है नहीं मिले, या और कई जगह है जहाँ नहीं मिले। तो क्योंकि सोसाइटी किस तरह का, जैसे हम कहते हैं पॉश कॉलोनी, क्या होता है हिंदी में क्या करते हैं? पॉश का मतलब है मॉडर्न एंड एफ्लुएंट, संपन्न और आधुनिक, ठीक है। हाँ, तो जैसे हम कहते हैं कुछ एरिया है पटना है भाई बड़ा पॉश कॉलोनी, वहाँ सारी चीजें बड़े एडवांस है, बड़ा डेवलप्ड है, बड़ा साफ सुथरा है, रोड बड़े POSHE। तो वहां पर आप जाते हैं, जैसे देखिए चले जाइए आप इधर ये जो है आपका सचिवालय के रोड जो इधर जो आवास है मंत्री सबका, देखिए वहां सड़कें कितनी अच्छी, कितनी शांति रहती है, भीड़ नहीं रहता है, ट्रैफिक नहीं रहता है, ग्रीनरी कितनी है। वहां लोग जाते हैं रिलैक्स करने के लिए, सुबह शाम रेसिंग मतलब दौड़ने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे, या वहां पर इको पार्क है बगल में, सब चीजें हैं, ठीक है। तो वहां जाते ही आपको क्या है, लगता ही नहीं कि आप पटना का पार्ट, बिल्कुल पीसफुल लगता है, रोड बड़े साफ सुथरे हैं, कहीं गंदगी नहीं, यहाँ तो रोड पर कहीं मतलब क्या कहें, क्या हाल लगता है, जिसको देखिए थूकेगा खाली, ऐसा यहाँ का लोग चौपट है कि क्या है, घिन आने लगता है कभी कभी कि मतलब क्या है, थूकने का कौन सा आदत है। और ये बिहार यूपी सब में इतनी थूकने की आदत है लोगों को, जहां तहां कैसे जाता है, पता नहीं कैसे आता है, हमको तो समझ नहीं आता। तो क्योंकि इतनी चीजें खाते हैं भी उल्टी सीधी, खाएंगे तो थूकेंगे भी। खैर जो भी है, कहने का मतलब एक सेंस जो भी है, तो ये बताए कि इधर आपको कहीं सड़क पर चलने का मन नहीं करेगा, गाड़ी से भी जाने में कई बार घिन लगता है, कई जगह कूड़ा फेंका रहेगा हमेशा, ये है वो है, उस जगह से आपको जाने का मन नहीं करेगा। और वहां जाइए तो आपको रोड पर भी पैदल चलने में अच्छा लगेगा, शांति लगेगी, कोई शोर शराबा नहीं, लोग भी ढंग के दिखेंगे। तो वहां क्या है, सोशल एनवायरनमेंट जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट भी डिटरमिन कर रहा है, क्योंकि जिस तरह के लोग वहां रहते हैं तो उसी हिसाब से वहां का फिजिकल एरिया भी है। बहुत दिनों के बाद जब हम कॉलेज से एक बार दिल्ली गए, पुरानी दिल्ली में जैसे ही निकले मेट्रो स्टेशन से, तो लगा कि अरे कहाँ आ गए, लग रहा है कि चारों तरफ लोग भरे हुए हैं कीड़े मकोड़े की तरह। जब हम लोग कॉलेज में पीसफुल में रहने का आदत हो गया था कि भाई
बड़ा फैला हुआ कैंपस है, कोई इक्के दुक्के आ रहा है जा रहा है, अपना जहाँ बैठे हुए हैं कुछ कर रहे हैं। और वहां लगा कि इतनी भीड़, इतने लोग, लग रहा है कि मतलब कीड़े मकोड़े की तरफ भरे हुए हैं। तो आई वॉज जस्ट अमेज्ड। कुछ देर के लिए तो दिमाग लग रहा था काम नहीं कर रहा। आदत ऐसी हो गई थी कुछ साल से कॉलेज। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि मतलब भीड़ भाड़ भी एक अलग चीज है। कहीं आपको, अब मैं जब तक मुझे आदत है बड़ा शांति से रहने का, ठीक है, जहां 5 लोग भी जमा हो जाते हैं, बकर बक कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो आई फील माई हेडेक। बहुत ज्यादा, जैसे कभी कभी घरों में जाता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा शोर, टीवी भी चल रहा है, बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, उधर कुछ चल रहा है, तो लगता है कि दिमाग बिल्कुल डिसोरिएंट हो जाता है। तो ये सब क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन सोशल एनवायरनमेंट। और कहीं जो है, आज से आप 3 4 साल पहले आते इस बिल्डिंग में, तो ऐसा लगता था कि कोई रहता नहीं, इतनी शांति रहती थी, फुल्ली ऑक्यूपाइड था। लेकिन फिर भी आपको, आप आते जाते तो आपको लगता नहीं कि कोई रहता है कोई। आजकल ऐसा लगता है, इतनी भीड़ हो गई है कि लगता है कि सिनेमा हॉल बना दिया है। सब वैसे ही लोग ऐसा आगे यहां बोलेगा, आप मंदिर में सुन लीजिएगा, इतनी तेज आवाज। बच्चे इतने भर गए हैं कि दिन रात चलता रहता है बच्चों का रूटीन अपना, रोने करने का। तो इट हैज क्रिएटेड अ वेरी न्यू एटमॉस्फेयर। इतना शोर शराबा, एकदम इरिटेशन फील होता है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करता है। एनी पर्सन्स हेल्थ इज डिसाइडेड बाय इट्स एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आइए, तो हाँ,
नाउ कंसिडर व्हाट वुड हैपन। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, जो फिजिकल एनवायरनमेंट डिसाइडेड बाय सोशल एनवायरनमेंट में एक और बात आती है, जो मैं आपको बता भी रहा था कि जैसे अभी मैंने कहा कि आप किसी पॉश एरिया में चले जाते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली में ही कुछ एरिया है, वहाँ आपको लगेगा, आपको सही में लगेगा कि कोई स्वर्ग जैसी जगह पर आ गए। कई सारे, जैसे लोधी कॉलोनी में है, उसमें एक अमृता शेरगिल मार्ग है, या कई एरिया है इसके लोधी होटल के आसपास है, तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल। गोल्फ कोर्स है उसके आसपास, वेरी ब्यूटीफुल, इतने सुंदर, रोड पर भी इतने सुंदर फूल लगाए हुए हैं, आपको लगता ही नहीं है कि मतलब ये सब कॉलोनी का हिस्सा हो सकता है। सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल रोड्स। क्या नाम है? लोधी? लोधी कॉलोनी। लोधी कॉलोनी, हाँ, या वो है लोधी गार्डन्स है वहाँ पर, उसके आसपास का इलाका है। तो वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल कॉलोनी, ब्यूटीफुल रोड्स, लगेगा रोड ना कि बिल्कुल जैसे किसी ने साफ दम किया हो, एक आपको धूल नहीं दिखेगा, इतना फ्रेश और क्लीन और सुंदर सजाया हुआ है। ऐसे सुंदर सुंदर खूबसूरत पेड़ पौधे फूल रोड पर लगे हुए। तो क्यों? क्योंकि वहां कौन रहता है? वेरी एफ्लुएंट पीपल, बहुत ही संपन्न लोग रहते हैं, ठीक है, टाटा बिरला जैसे लोगों का वहां पर है। तो मतलब मैं एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसे ही लोग हैं वहां, ठीक है। सो वहां पर क्या है, क्योंकि रिच पीपल या एफ्लुएंट पीपल आर लिविंग देयर, तो उस तरह का वहां माहौल भी साफ सुथरा है, बिल्कुल, मकान भी अच्छे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई फालतू आदमी नहीं आपको दिखेगा, हाई सिक्योरिटी है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप चांदनी चौक चले जाइए, चावड़ी बाजार चले जाइए, तो वहां का, हाँ, वहां का क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग हैं बेचारे साधारण लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं, तो उसी हिसाब से वहां आप देखिएगा पार्क में भी पैर रखने का मन नहीं करेगा, हर जगह गंदगी, हर जगह कहीं कुछ कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, वही बता रहा हूँ कि तो वहां क्या है कि फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो सोशल एनवायरनमेंट से तय हो रहा है, कैसे लोग वहां रहते हैं उसी के अनुसार वहां का जगह रहता है, ठीक है। तो ये भी होता है कि सोशल एनवायरनमेंट से फिजिकल एनवायरनमेंट भी तय होता है। वहां भी, दिल्ली में भी, सब जगह से, दिल्ली में भी एक से एक अच्छे इलाके हैं और एक से एक बिल्कुल कचरे वाले भी इलाके हैं, ठीक है। नाउ कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज ensuring that garbage is collected and disposed। कहा जा रहा है कि सोचिए क्या हो अगर कोई भी ऐसा एजेंसी, का मतलब कोई भी बॉडी, कोई काम करने वाले लोग जो भी हैं, वो ऐसा इज इन नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्ट, कोई जो है जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, काम नहीं कर रहा है कि गार्बेज को कलेक्ट करें और उसको डिस्पोज करें। जिनके भी जिम्मे ये है कि भाई वहां का कचरा हटाएं, कलेक्ट करें और साफ करें। एजेंसी का मतलब हुआ कोई सरकार का या किसी कोई बॉडी जो कोई काम करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप। एजेंसी का यहाँ मतलब है कोई भी एनी ग्रुप, एनी डिपार्टमेंट और एनी मतलब म्यूनिसिपैलिटी है जिसके भी हिस्से वो जिम्मेदारी है सफाई। अगर सफाई का काम कहने का मतलब कोई नहीं कर रहा है, मान लीजिए इस बेउर से कोई कचरा उठाने नहीं आ रहा है, सफाई करने नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? कचरे का हर जगह अंबार लग जाएगा, बदबू होना हर जगह शुरू हो जाएगी, सुबह सुबह माल लाद के लेके हाँ, आता है, बीमारी होना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वही कहा जा रहा है कि कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड।
what would happen if no one takes responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in streets or open? अगर नालों को कोई सफाई करने का जिम्मेदारी नहीं ले, जिनको काम मिला है वो छोड़ दें, तो पानी क्या होगा? हर जगह गंदगी, गंदा पानी जमा होने लगेगा, नाले जाम होने लगेंगे. So if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is open drain water lying stagnant, the possibility of poor health increases. अगर हमारे आसपास कचरा जमा होने लगे, गंदा पानी जमा होने लगे, तो क्या होगा? हमारे बीमार होने के चांस बढ़ जाते हैं. देखिए कंकड़बाग इतना पॉपुलेटेड हो गया है, इतनी भीड़ हो गई है, इतने तरह के, अभी भी एशिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है. हाँ, तो ये जो है आपका इतने तरह के वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं कि बस किसी को कोई मतलब नहीं, कचरा उठाया अपना डाल दिया, जिसका है लेगा, नहीं तो सड़ता रहेगा, किसी को ठेका नहीं किसी ने लिया है कॉलोनी. तो क्या है कि देखिए बीमारी कितनी फैल जाती है. जब डेंगू होगा कंकड़बाग में फैलेगा, वायरल होगा कंकड़बाग में, जो बीमारी होगी इसमें ज़्यादा फैलेगी. क्यों? क्योंकि कोई जिम्मेदारी नाम का चीज़ नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत हो गया है, तो वहां किसी का भी हेल्थ गड़बड़ाने का चांस बढ़ जाता है. देयरफॉर पब्लिक क्लीनलीनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. जो मैं आपसे कह रहा था, यहाँ का उदाहरण दे रहा था कि पब्लिक क्लीनलीनेस यानी कि सार्वजनिक रूप से सफाई जरूरी है किसी भी व्यक्ति के हेल्थ के. अब मैं बोला कि अब सबको मिलेगा कि सामने कचरा फेंक देगा. अब कचरा फेंक देगा, बीमारी होगी तो मुझे भी काटेगा, किसी को भी काट सकता है मच्छर और उससे बीमारी हो सकता है. तो पब्लिक क्लीनलीनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. सरकार इतना कर रहा है. देखिए इतना लोग ऐसे कोढ़ी हैं, कोढ़ी ही वर्ड है जो आप आलसी के लिए होता है, आलसी. कोढ़ी मतलब हम वो नहीं कह रहे हैं, आलसी, लेजी से कहना चाह रहे हैं. हाँ, कोढ़ी मतलब हाँ, कि गाड़ी आएगी कचरा ले जाने, उसको भी जाके उतर के देना नहीं चाहेंगे. गाड़ी आएगा, बेचारा घंटी बजाए या जैसे जो भी इंडिकेट करता है, कभी विसल करेगा, कभी गाड़ी म्यूजिक बजाएगा, कुछ करेगा, उसको भी नहीं है कि टाइम पे जाके कचरा दे दे भाई. तो सेंस नहीं है, जिस भी कारण से नहीं है. पहले से होता है, नहीं देखे रहते हैं तो उस आदत नहीं होती है, या उस तरह का लिविंग हैबिट नहीं होता है कि जब आता है तब सोए रहते हैं. तो भाई कचरा फिर क्या होगा? फिर आप इधर उधर फेंकिएगा, बीमारी फैलाइएगा. सो पब्लिक क्लीनलीनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. सरकार देखिए कितना खर्च कर रही है, कितना गाड़ियां चलती हैं, कितने स्टाफ उसमें काम करते हैं, फिर उसका कलेक्शन का, उसका सैलरी है, जगह सफाई का मेंटेनेंस काम करना, सब देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंस. और उसके बावजूद लोग जो है जागरूक नहीं. ये नहीं कि उनको क्या कहें, मतलब कल्चर का ही बात है. लोगों को लगता है कि कुछ मेरा अपमान है उतर के हम कूड़ा देने जाएं. अब इसका क्या उपाय है भाई? इसको कैसे समझाया जाए? वही कह रहे हैं कि अब क्या, कैसे इसको समझाएं, क्या कहें. कल्चरल भी कुछ प्रॉब्लम है, या समय लगता है धीरे धीरे नए कल्चर को अडॉप्ट करने में. हम लोग शुरुआत करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे कॉलोनी के लोग धीरे धीरे हम लोग को देख के अडॉप्ट करते हैं. अब जैसे अब स्मार्ट मीटर लें, कोई नहीं लगवाने को चाह रहा था, हम पहले हैं इस एरिया में लगवाए जो स्मार्ट मीटर. जब हम लगवा लिए तब एक एक करके सब लगवा. तो वो भी जानता है, बिजली विभाग भी तो आता है सबसे पहले हमारे यहाँ कि सर लगवा लीजिए, आप लगवाइएगा तभी सब लगवाएगा. क्या कहा जाए. चलो भाई हम ही को शिकार बनाओ. We need food to be healthy and this food will have to be earned by doing work. अब हेल्दी रहने के लिए हमें भोजन चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए भोजन चाहिए. और भोजन कैसे मिलेगा? फ्री में बैठे बैठे नहीं, भोजन को कमाना पड़ेगा. कमाएंगे कब? जब कुछ काम करेंगे. तो हेल्दी रहने के लिए इसके लिए आगे क्या लिखा है? तो फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज टू बी अवेलेबल. तो काम का भी यानी रोजगार भी होना चाहिए. रोजगार रहे तो ऐसे क्या काम करे, कौन उसको पैसा देगा?
हम जाके एक जगह मिट्टी खोदना शुरू कर दे, कौन हमको पैसा देने आ रहा है उसके? कोई काम होगा, उस काम को मैं करूंगा तब ना मुझे कोई पैसा देगा। तो किसी भी व्यक्ति के लिए, फॉर एनी पर्सन, देयर मस्ट बी अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क, ताकि ही शैल बी एबल टू वर्क एंड देन अर्न हिज लाइवलीहुड, अर्न हिज फूड। तो ये भी एक एस्पेक्ट है हेल्थ का कि देयर मस्ट बी अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क। तो इसीलिए गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है और इसी के तहत मनरेगा लाया गया, सो दैट कि हर जगह, इवन इन विलेजेस, इन रूरल एरियाज, एनीवेयर, गारंटी किया गया कि 100 दिन का काम सरकार साल में जरूर देगी। 100 दिन का काम कैसा भी काम हो, हाँ, कैसा भी काम हो, मिनिमम वेजेस पर है। हाँ हाँ, तब कितना देता है? अभी तो अच्छा खासा है, मेरे ख्याल 400-450 रुपये डेली का है। 100 दिन का काम देता है। हाँ, तो कम से कम हुआ कि भूखमरी तो नहीं होगी, अपना काम करके वो अपना सपोर्ट कर सकता है फैमिली को, एनी फैमिली मेंबर। तो हर फैमिली में से कम एक को, कम से कम ये जो है साल में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट लाने का बहुत ही लेकिन उसके कुछ नुकसान भी फिर देखने को मिल रहे हैं। काम इजीली बहुत जगह अवेलेबल हो गया तो लोग अब आलसी हो गए हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, भाव बढ़ा दिए हैं, बहुत सारी बातें। तो इसीलिए बीजेपी इसको थोड़ा कम करना चाह रही थी, तो बहुत उसमें क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ अलग अलग पॉलिटिकल भी कारण थे इसमें। मनरेगा को थोड़ा बीच में बीजेपी चाह रही थी ये करना, लेकिन उसको लगा कि लोगों को ज़्यादा फ्री में खाने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो खैर, कहने का मेरा मतलब, देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही एक ब्रॉडर इश्यूज में आपको समझा रहा हूँ, जो एस्से में, इंटरव्यू में बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और आपको माइंडसेट डेवलप करना है, उसके लिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ इन चीज़ों से। तो बहुत जगह ये सब आप चीज़ों को लिख सकते हैं, बहुत ब्रॉड इश्यूज हैं। तो जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि हेल्दी रहने के लिए वर्क का अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। अब देखिए क्या हाल है, मैं कश्मीर गया, वहाँ बहुत लोगों से मिला, वहाँ सभी लोगों ने, हर तरह के लोग से मैं मिला, और बहुत एरियाज में मैं गया जहाँ की आम आदमी नहीं जा सकता था। और वहाँ सबसे जब मैं लोगों से फीडबैक लिया तो लोगों ने यही एक चीज़ कहा कि हमें रोजगार चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि रोजगार नहीं, और बेरोजगार हैं तो युवा फ्रस्ट्रेट होकर कोई उग्रवादी बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तरह तरह का करप्शन इतना है, पैसा आता भी है सरकार से तो नेता लोग खा जाते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं होता है। तो सभी लोगों से, अमीर गरीब छोटा बड़ा, सबसे मैं मिला और सबने यही एक बात कहा कि द मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। और मोदी सरकार ने उसमें अच्छा काम किया है कि बहुत उस वहाँ पर रोजगार बहुत तरह के क्रिएट किया। कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को कहा कि जाइए वहाँ, जो आप काम कर सकते हैं वहाँ के यूथ को आप ले सकते हैं कंपनीज में, जो भी आप उसको करिए, और हो रहा है काम, काफ़ी पॉजिटिव काम उसमें हो रहा है। तो उससे वहाँ बदलाव भी देखने को मिला है, सुधार हुआ है बहुत, क्योंकि नेचुरल है, जब आदमी कमाएगा खाएगा तो पीसफुल रहेगा। खाली दिमाग शैतान का घर, अगर दिमाग एम्प्टी है तो उसमें कुछ ना कुछ उल्टी सीधे बातें आएंगी। तो अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, गांव में क्या होता है, काम नहीं होता है, काम नहीं होता है तो आदमी परेशान होकर फिर परेशान होता है, शहर की ओर जाता है, कहीं कहीं जाता है काम की तलाश में कि भाई कमाएंगे तो कुछ अपना गुजारा होगा। तो देयर मस्ट बी अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क टू बी हेल्दी। जब आप काम करके कमाते हैं, खाते पीते हैं अच्छे से, तो फिर आप स्वस्थ रहते हैं। वी नीड टू बी हैप्पी। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है, वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। अब देखिए यहाँ एक बात आपको आता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, एक हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, उसके बारे में कई साल पूछा गया है। हाँ, तो हैप्पीनेस इंडेक्स आजकल क्रिएट किया जाता है कि किस देश के लोग ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जो खुश रहेगा वो स्वस्थ रहेगा, और जो स्वस्थ होगा वही खुश भी रहेगा। आपको बीमारी होगा तो आप खुश रह सकते हैं? तो दोनों चीजें हैं, अगर खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे,
क्या कहते हैं कि चिंता से उम्र शरीर सब घट जाता है, तो कहा जाता है चिंता मत कीजिए। सब सही में होता है क्या? सही में होता है तो और क्या, गलत थोड़े होता है। ठीक है, तो यू नीड टू बी हैप्पी टू रिमेन हेल्थी। खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और खुश कब रहेंगे? जब हर तरह से ठीक है, काम काज करने का मौका होगा, मनपसंद का काम होगा, अपनी इच्छाएं पूरी हो रही होंगी, जो भी आपकी इच्छाएं होती है जीवन में, तो आप खुश रहिएगा। खुश रहेगा तो स्वस्थ रहिएगा। जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो वो परेशान रहता है। दशरथ जी जो थे वो हर तरह से, भाई इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, इतने बड़ा साम्राज्य था, सब कुछ था। दशरथ जो है इतने वीर राजा थे कि उनको देवताओं ने लड़ाई में मदद के लिए बुलाया था, कि राक्षसों से जब लड़ाई चल रही थी तो आइए हमारी मदद कीजिए भाई, हमारे तरफ से लड़िए। ऐसे राजा थे, लेकिन अंदर से दुखी। क्यों? गए गुरु के पास, बोले कि गुरुजी सब कुछ है मेरे पास, सब ऐश्वर्य है, सारा लेकिन बच्चा नहीं हमको है, इसका दुख है, तकलीफ। कौन सा ऋषि थे वो? कौन? गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास गए। गुरु थे इनके भी और राम के। दोही को फल दिया गया था ना खाने के लिए। दोही को फल दिए थे वशिष्ठ? नहीं, 2 फल नहीं दिए थे। यज्ञ हुआ था जो कि किसी और ऋषि ने करवाया था, वशिष्ठ जी ने नहीं करवाया था। तो वशिष्ठ, तो देखिए, ही वॉज नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज हिज डिजायर वॉज नॉट फुलफिल्ड। एंड डिजायर वॉज, कोई भी आदमी चाहता है कि भाई हमारे बच्चे हों, स्वस्थ रहें, तो बच्चे नहीं थे तो इसलिए दुखी थे। तो फिर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि भाई एक यज्ञ है, उसको करवाइए, एक ऋषि हैं वो करवाएंगे, उनके पास जाइए, और उनके पास जाइए, उनसे भिक्षुक की तरह जाइए, भिखारी की तरह, गो एज अ बेगर, बेग हिम टू डू दैट यज्ञ, क्योंकि वही करा सकते हैं, मैं नहीं करा सकता, आई एम नॉट स्किल्ड इन दैट। और उनसे जाइए, इफ ही बिकम्स हैप्पी देन ही विल डू दैट फॉर यू। तो जाइए उनसे बेगर की तरह बेग करिए जाइए। तो बेचारे गए एज अ बेगर, ही बेग्ड हिम। सो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए, ही हैड ऑल द लग्जरी बट सम डिजायर वॉज नॉट फुलफिल्ड, सो ही वॉज अनहैप्पी। तो हैप्पीनेस जरूरी है हेल्दी होने के लिए। अब देखिए क्या है, वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। इब्दाल बीच में दुखी था, सर मैं एक दोस्त को फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाता है, जी दिमाग में आ गया इसलिए मेंशन किया मैंने। अब मुझे नहीं पता किसके बारे में कह रहा था, वरना मैं कह सकता हूँ ऐसा, मतलब आई जस्ट जो मुझे बताया तो मैंने आपको शेयर किया। नहीं, किसी के बारे में बोल रहा होगा, मैं वो नहीं, मैं बस बात जो कोट कर रहा हूँ कि ही ए पर्सन इज नॉट हैप्पी, कि हाँ भाई कोई मेरा है जो फोन नहीं उठाता है, तो ही माइट नॉट बी हैप्पी। और हैप्पी नहीं है तो हेल्दी नहीं। ठीक है, तो वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी, एंड इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर वी कैन नॉट बी हैप्पी। अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो हम एक दूसरे से डरते हैं, तो हम खुश नहीं रह सकते हैं या स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर देयर फॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कीजिए। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर देयर फॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। यानी कि समाज में एक बराबरी का, और बराबरी का मतलब है कि एक प्रॉपर डिग्निटी, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एंड हार्मनी, और आपस में अच्छे संबंध, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक लिविंग टुगेदर का फीलिंग होना चाहिए। तो जरूरी है ये किसी भी आदमी के स्वस्थ रहने के लिए। एक देखिए, एक इसमें
मैं आपको कोट करता हूँ छोटा सा, तेनालीराम का कॉन्टेक्स्ट है कि एक बार नहीं, अकबर बीरबल का है, तेनालीराम, कि भाई अकबर ने कहा कि बीरबल ऐसा करके दिखाओ कि एक जानवर को हम उसको खिलाए पिलाए लेकिन वो मोटा ना हो। ठीक है, खूब खिलाए पिलाए लेकिन मोटा ना हो। क्या ठीक है, मैं कर सकता हूँ। बोले अच्छा। एक बकरी ले आए और ठीक है एक बाघ ले आए। बकरी को बांध दिया और उसके सामने पिंजरे में बाघ को रख दिया। और बकरी को जितना खिलाए पिलाए 1 महीना तक, लेकिन उसका वजन उतने ही का उतना रह गया, बढ़ा नहीं। तो भाई अकबर चौंक गए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये खाया 1 महीना खूब लेकिन फिर भी इसको वजन नहीं बढ़ा। डर की वजह से वो कूदने लगता होगा। तो बोला कि सामने बाघ हमेशा रहता था, तो उसका हमेशा डर बना रहता था अंदर। तो डर जब बना रहेगा तो उसको खाना लगेगा कैसे बॉडी? वो खा तो रहा है लेकिन उसको लग नहीं रहा है, तो खाया पिया उसके बावजूद उसका वजन नहीं। तो वही मैं आप बताना चाह रहा हूँ, इफ वी आर अफ्रेड ऑफ पीपल अराउंड अस, हमारे चारों आसपास जो लोग हैं उनसे अगर हम हमेशा डरते रहे तो वी कैन नॉट बी हेल्दी, वी कैन नॉट बी हैप्पी। तो समाज में जैसे अभी जो मैंने आपको कई बार कहा कि अभी इस तरह का माहौल है कि कुछ मुस्लिम लोग जो हैं बेचारे डरे हुए हैं या परेशान हैं या इरिटेटेड हैं, जो भी हैं सरकार की कुछ नीतियों के कारण। तो आर दे हेल्दी, आर दे हैप्पी? नो, बिकॉज दे डू नॉट फील, दे फील अफ्रेड। और अफ्रेड कोई भी हो वो हेल्दी नहीं हो सकता, वो कोई भी हो। यस सर। हाँ, so we can think of many other such examples of connections between community issues and individual health. तो कहा जा रहा है कि इस तरह से हम कई ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां किसी आदमी का जो इंडिविजुअल हेल्थ है और जो उसके आसपास के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके बीच में जुड़ाव होता है, जुड़ा हुआ होता है, दोनों कनेक्टेड है, कम्युनिटी इश्यूज एंड इंडिविजुअल हेल्थ। अगर आपका आसपास का समाज ठीक है तो आप भी ठीक रहेंगे, अगर आपके आसपास का समाज ठीक नहीं है तो आप भी ठीक नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी समझा दिए कि फिजिकल की बात करें कि साफ सफाई नहीं है, शोर शराबा है आसपास में, हवा में मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोल दिया जिससे हमेशा बदबू फैला रहता है, गैस निकलता है, तो आप वहाँ स्वस्थ, अब हम अरे यार क्या हमेशा बदबू फैला रहता है, एकदम इरिटेट हो गए, सांस लेना दूभर कर दिया है, यू कैन नॉट रिमेन हेल्दी। तो फिजिकली हो गया, मेंटली है, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे है उल्टी सीधी हरकतें करते रहे, मान लीजिए हैं हमेशा 10 लफंगे लड़के आपके मकान के आसपास घूमते रहे, तो आप उसमें यू विल फील इरिटेटेड कि यार कैसा ये सब लफंगा लड़का लोग आजकल घूमता रहता है यहाँ पर, कोई सिगरेट पी रहा है। अब हम तो बहुत इस चीज़ को लेके, बिल्डिंग में हम रहते थे उसके आसपास भी कोई कई बार रिक्शा वाला कहीं रोक के अपना बोतल निकाला, पीना शुरू कर दिया, भगाया हम सबको। कार में लोग आदत है, वहाँ यूथ का बहुत है, कहीं मिल गया पार्किंग, कार खड़ी करके ड्रिंक करना शुरू, दौड़ाए ऐसे लोग, निकलो यहाँ से, जाओ जहाँ जगह मिलता है कहीं और जाओ, यहाँ मत गाड़ी और ये सब खड़ा करके उल्टे सीधे हरकत करो हमारी बिल्डिंग के साथ। तो यू कैन नॉट रिमेन हेल्दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, हमारे आसपास का माहौल और हमारा हेल्थ, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या सोशली हो। नाउ यहीं तक आगे लिखे हैं, हो गया, इतना ही लिखे थे। यस सर। अच्छा चलिए, तो लिख लीजिए थोड़ा सा, सर छोड़ दें। अगर जल्दी चलेगा अच्छा ठीक। तो